हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सी फाइनल वाले दोस्तों, सुस्वागतम अपनी ऑडिट की कक्षा में। जो आज अपन करने वाले लेक्चर नंबर 0। हाँ जी, अरे सर क्या बात कर दी, सारे लोग लेक्चर नंबर 1 से शुरू करा था, अब 0 से करा रहा हूँ। अरे मैं तो हुई बड़े आदमी। तो देखो, सबसे पहले ना मुझे पता है तुम्हारी गजनी से भी बुरी हाल है, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है। तो जो तुमने सीए इंटर के टाइम पे कुछ चीज़ें पढ़ी होगी जिसके बिना भी तुम्हारे सीए फाइनल की ऑडिट नहीं हो पाएगी, मतलब कुछ स्टार्टिंग के कीवर्ड्स, बेसिक वर्ड्स क्या होते थे, एमएमएस क्या होती है, कितने टाइप के ओपिनियन होते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें बेसिक्स ऐसे, वो मुझे तुम्हारे एक बार वापस से दिमाग में डालने की कोशिश करनी है भाई, सीधी बात है ना। वो एक तो वो हो गया। दूसरा पॉइंट, सीए फाइनल के लिए कुछ ऐसे कीवर्ड, सीए फाइनल का कुछ ऐसा ऑडिट का बेस जो मुझे तुमको बताना है कि पहले ये वर्ड समझ लो, उसके बाद अपन मेन ऑडिट पे जाएंगे। ठीक है, तो भाई क्लास इंपॉर्टेंट है, मैं टाइम पास नहीं करूंगा इस क्लास में। तुमको लग रहा है क्या बिना फालतू ये क्लास ले रहा हम तो होशियार है। अरे हाँ भाई, तुम होशियार हो, मैं कमजोर हूँ, मुझे रिवाइज करने दो बस, ठीक है। तो ये क्लास स्किप मत करना, यूजफुल रहेगी, ठीक है ना। मुझे पता है तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, तो मैं वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है सर, तो चलो आ जाओ। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज बता देता हूँ क्लास के अंदर अपन को कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट चीज, गोली बेटा कक्षा में मस्ती नहीं। तो वो जेठालाल की आवाज में वो नहीं आती मुझसे, ठीक है। तो ओवरऑल ऑन ए सिंसियर नोट, तुमको क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियसली रहना है। और यार मैं तो उसके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूँ, इसको हटाऊँ एक बार, पीडीएफ में कन्वर्ट करके वापस ऑन करता हूँ वीडियो। बी सिंसियरली, मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली, क्लास के अंदर कोई भी मोबाइल फ़ोन वगैरह ये चीज़ें यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। मैं खुद यूज़ नहीं करता हूँ क्लास के अंदर, तो इंपॉर्टेंट कॉल भी कट करने पड़ते हैं यहाँ पे तो क्लास में, तो इसलिए क्लास में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं। प्रोवाइडेड आपकी, अगर देखो फर्स्ट ट्राई ये करना, आप लैपटॉप कंप्यूटर पे ही आप इसके लेक्चर मतलब लेक्चर देख रहे हो, तो प्रोवाइडेड अगर किसके पास वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लैपटॉप वगैरह नहीं थे मेरे टाइम पे भी, कुछ टाइम पे, तो वो ठीक है, तो मोबाइल पे देख रहे हो तो बात अलग है, पर उस वक्त भी मोबाइल पे देख रहे हो, ऊपर एयरप्लेन मोड वगैरह ऑन करके रखना, डीएनडी वगैरह ऑन करके रखना। एयरप्लेन मोड मतलब वाईफाई वगैरह, जो कॉल्स नहीं आनी चाहिए, मैसेज नहीं आने चाहिए, डीएनडी मोड वगैरह के ऑप्शन आते हैं मोबाइल में, वो ऑन करके रखना है, वरना इस कक्षा में मत आना, तुम बंद कर दो, पहले वो काम करके आओ। होता भाई मुझे पता है, इवन मैं भी कभी कुछ चीज़ सीख रहा होता हूँ कहीं पे, मुझे कुछ सीखना है, स्टॉक मार्केट की चीज़ें देख रहा हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ, 20 मिनट की वीडियो होती है, चला के बैठता हूँ, किसी के कॉल आ रहे हैं, किसी के मैसेज आ रहे हैं, फिर अंदर रहता है यार इसको चलो जवाब देता हूँ, अरे यार इसका क्या काम होगा, वो एक अलग ही अंदर क्यूरियोसिटी रहती है। तो उस चक्कर में 20 मिनट की वीडियो मेरी कब 1.5 घंटे की बन जाती है मुझे पता ही नहीं पड़ता, जो तो मैं 2x पे देखता हूँ, 10 मिनट की जगह वो 1.5 घंटे की हो जाती है, मैं देख ही नहीं पाता हूँ, लोगों के कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चों के डाउट आ रहे हैं, तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं हो पाएगी क्लास में, ये चीज़ ध्यान रखना। जो मैं पढ़ाऊंगा मैं तुमको हाथों हाथ रिवाइज भी कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा रिवाइज, जो भी पढ़ाया हाथों हाथ 2-3 बार रिवाइज कर दूंगा हाथों हाथ। पर मेरे पढ़ाने के बाद, मेरे रिवीजन के बाद तुमको घर पे जाके रिवीजन खुद से करना है, मतलब करना है, और वो रिवीजन जिस दिन मैंने पढ़ाया उस दिन सेम डे तुमको वो रिवीजन करना है, तो ही उसका मतलब निकलेगा, वरना मतलब नहीं निकलेगा। मैंने जैसे ही पढ़ाया, घर पे जाओ भाई, मैं 3 घंटे की क्लास भी लूंगा ना अगर, तो और तुम अगर घर पे जाके पढ़ोगे, घर पे जाके पढ़ने के बाद अगर तुमने हाथों हाथ या थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद पढ़ लिया, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा लग ही नहीं सकते किसी भी हालत में। भाई तुमको तुम्हारी तरफ से एफर्ट देने पड़ेंगे, मैं याद भी कराऊंगा, रटवाऊंगा, सब कुछ करूंगा, पर तुम घर पे जाके बिल्कुल फ्री हो जाओ तो काम नहीं चलेगा। ऑडिट से टच नहीं छोड़ना है तुमको, एक बार जो मैंने सेम डे पढ़ाया सेम डे पढ़ाना। हाईलाइटर वगैरह 2-3 कलर के पेन में हाईलाइटर लिया ना, 2-3 कलर के पेन वेन की जरूरत नहीं है, स्टिकी नोट इंपॉर्टेंट है, आज से लिया रहा हूँ। मेरा एम क्या होता है, मैंने तुमको बताया था लास्ट लास्ट में, मैंने एक इसके पहले अगर तुमने नहीं देखी तो एक बैच फीचर्स की वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने बुक्स के बारे में समझाया, बैच के बारे में समझाया, वो देख लेना। तो उसमें मैंने बताया था अपन एक बुक यूज़ लेंगे, ऑडिट ऑल इन वन। उसका मेन पर्पस क्या था, मेरा मेन पर्पस था सर, लास्ट डे पे अपना जो बच्चा है ना, अपना सीए साहब जो होने वाला है, वो महाराज 2-3 बुकों में कंफ्यूज ना हो जा रहे, सर ये कौन सा बुक है, ये दो कौन से बुक है, दो क्वेश्चन बैंक है, किस से पहले ये पढ़ो, पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो। मेरे को तुम्हारा वो ही बचा था, एक बुक लास्ट डे पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। लास्ट डे पे उस बुक के अलावा मुझे तुम्हारे से और कुछ नहीं खुलवाना है, ठीक है। तो उसी बुक में सब कुछ कवर है भाई, मैंने सब कुछ डाला है, कुछ भी फिर भी तुमको रेयरली लग जाए कि नहीं यार सर नहीं ये बात बोली है, शायद हमने ये लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, हम एक बार साइड में लिख लेते हैं कुछ, अलग से रजिस्टर मत बनाना, मेरी रिक्वेस्ट है भाई, मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, तुम्हारी इच्छा। बाकी उसी बुक में एक आधा पेज चिपका देना, तुमको कहीं कुछ लिखना हो स्टिकी नोट चिपका देना, वही लिख देना कि लास्ट डे पे तुमको यही रहे कि अब पढ़ना है जो इसी बुक से पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, तुमको वो मुझे छोड़ के रखना है। वो वाला भाई याद से चीज़ ध्यान रखना कि वो बुक ही फाइनल होगी अपनी तरफ से। बुक में मार्किंग नोट्स प्रॉपर से करना, वही बोला कि लास्ट डे पे सिर्फ एक ही बुक ऑफ रेफर करनी है, वो ध्यान रखना। ऑडिट विषय को कक्षा में कैसे पढ़ाया जाएगा, मैंने तुमको पहले भी बताया था, फटाफट वापस बताया था, समझाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग होगी ही होगी, साथ में रटवाऊंगा। अगर केवल समझ के एग्जाम में चले गए और तुम मन की लैंग्वेज लिख के आ गए वहां पर, माफ करना कटु सत्य है, पर आईसीआई बाबा हमारे नाराज हो जाएंगे, और आईसीआई नाराज तो मतलब
भगवान ना करे तुमको वो दिन देखने पड़े कि ऐसे तुम्हारे रिजल्ट के दिन नाराज हो जाए, वो नहीं, कभी नहीं होगा वो, ठीक है। केवल समझने से काम नहीं चलेगा, रटना पड़ेगा। केवल रट के चले जाए, सत्यानाश होगा भाई, तुम्हारा भी मेरा भी, खुश नहीं होना। न केवल रटना है, न केवल समझना है, दोनों ही कंपलसरी है, क्योंकि ऐसे केस सिनेरियो पूछता है। देखो क्वेश्चन जनरली ऐसे कैसे ड्राफ्ट करता है, ऊपर एक केस सिनेरियो पूछा, अब पहले तुमको केस सिनेरियो से कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, अरे यार ये कॉन्सेप्ट पूछना क्या चाह रहा है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। फिर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया, अच्छा ये इस परफॉर्मेंस ऑडिट की बात कर रहा है, ये तो मुझे आता है। अब वो पूरे के पूरे 6 पॉइंट परफॉर्मेंस ऑडिट के थे, वो आइडेंटिफाई करके लिखने हैं, उसके लिए रट्टाफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए यहाँ पर, ना ओनली समझना, ना ओनली रटना, दोनों कंपलसरी है भाई, ये बात तुम समझ के चलना, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों ही तुमको चाहिए होंगे। एमसीक्यूज के लिए भी समझना है तो अपन करेंगे, समझाऊंगा भी रटवाऊंगा। पहले हो सकता है पहले किसी टॉपिक को समझा दिया फिर रटवा दिया, फिर पहले किसी को रटवा दिया समझा दिया, वो मुझ पे छोड़ दो, पर दोनों होगा। जहाँ पे मैंने गलती से एक कर दिया तो मुझे टोक देना, सर ये क्या कर रहे हो, दोनों करवाना कंपलसरी है, मुझे याद दिला देना, ठीक है। बाकी मैं रिवाइज भी कराऊंगा, बाकी रिवाइज तो मैं कराऊंगा ही, और बाकी मैं रिवाइज तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। तो रिवाइज मैं करवाऊंगा, घर पे जाके एक फाइनल रिवाइज तुमको मारना है। हेड पॉइंट और कीवर्ड रट्टा मारने हैं, ठीक है ना। जितने भी, ऐसा नहीं कि अंदर की पूरी लैंग्वेज रटना मार ली, मैंने पूरे क्लास में बताया था, जो ऊपर मेन कीवर्ड होते हैं और हेड पॉइंट्स होते हैं वो रटने पड़ेंगे अपन को, ठीक है। वरना आईसीआई नाराज हो जाएगा अगर एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखी। आईसीआई नाराज मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा फिर भाई, भगवान ना करे कभी आईसीआई नाराज हो किसी से भाई, बड़े बुरे दिन दिखाता है फिर आईसीआई, गंदा है बहुत। और परीक्षा में आईसीआई देवता, जो हमारे देवता है, जो हमारे माई बाप है, वो किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं आईसीआई। देखिए सर, जनरल जो सारे सेव एनल में सबको लगभग सबका सेम ही है ना, 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू आते हैं ना, मोस्टली केस स्टडी बेस आते हैं उसमें, कुछ एमसीक्यू ऐसे अलग से स्टैंड अलोन पूछ लेता है। बाकी एक पहले केस स्टडी दी, उस केस स्टडी के बाद वो बताएगा कि अब इसके आंसर करो, इस केस स्टडी के हिसाब से इन एमसीक्यू को सॉल्व करो। कुछ ऐसा होता है कि स्टैंड अलोन अलग से पूछ लेता है। तो जनरली एमसीक्यू या तो 1 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, वो आईसीआई पर डिपेंड करता है, पर टोटल 30 मार्क्स से पूछेगा, ठीक है। 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है, उसके अंदर 5 क्वेश्चन तो कंपलसरी, मतलब कंपलसरी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, मतलब एक ऑप्शन मतलब छोड़ना होगा, ऑप्शन इन द सेंस कि 5 क्वेश्चन अटेंड करने, उसमें से फर्स्ट कंपलसरी होता है, ठीक है। तो वो करना ही करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के जनरली हर क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 5 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स, इन जनरल ये ट्रेंड होता है। तो ये कितने हो गए पापा, तो 14 मल्टीप्लाई 5 तुम करोगे 5 क्वेश्चन, तो ये हो गए 70 मार्क्स और 30 मार्क्स के एमसीक्यू। तो जनरल पेपर पैटर्न ये होता है, अपन उस हिसाब से पढ़ेंगे। आईसीआई का एक बार सिलेबस की थोड़ी बहुत बात कर ली जाए। देखो सर, बताता हूँ, इंडेक्स भी ओपन करके बताता हूँ। आईसीआई की अगर एक तरह से तुम ऑडिट की बात करो तो ऑडिट के 2 पोर्शन है सीए फाइनल के अंदर। एक होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो अपन जनरली, मतलब उसमें बहुत सारे होंगे, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड रिव्यू एंगेजमेंट, अश्योरेंस एंगेजमेंट, बहुत सारे। पर अभी मैं इजी लैंग्वेज के लिए तुमको एक बार बोल रहा हूँ, इजीनेस एक बार मान के चलो, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड्स का पोर्शन, ये अकेला पोर्शन जो है चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 11, जो 11 चैप्टर है शुरुआत के, वो 11 चैप्टर आपके 50 मार्क्स कवर करते हैं। ये केवल स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड चैप्टर है, वो स्टार्टिंग के 11 चैप्टर ही 50 मार्क्स स्कोर करा देते हैं। जो अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, वो पूरी ऑडिट अच्छे से करेंगे, पर इन 11 पे मेरा बहुत अच्छे वाला फोकस रहेगा, अच्छे से करेंगे, ठीक है। 50 मार्क्स ही हो गया, ठीक है। प्रोवाइडेड, ये मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो आईसीआई ने वेटेज दिया है केवल इसका दिया है और इसका दिया है। आईसीआई ने बोला है कि ये आएगा, मैं बताता हूँ। आईसीआई ऊपर से बोलता है कि ये रिकमेंडेटरी वेटेज है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। अभी एक लास्ट अटेम्प्ट में गया था नवंबर 24 या फिर मई 24, ऐसा हुआ था, आईसीआई ने 50 मार्क्स के 55 मार्क्स से पूछ लिए थे, ये ऐसा। तो ये रिकमेंडेटरी की अप्रोक्स ये, तो उस हिसाब से समझ के चलना, पढ़ना पूरा है। ये हो गए। फिर उसके बाद एक प्रोफेशनल एथिक्स नाम का चैप्टर है, बहुत अच्छा, बहुत स्कोरिंग, इसमें मैं आपको 20 के 20 मार्क्स दिलाने की कोशिश करूंगा, मतलब मैं तो मेरी तरफ से दिलाऊंगा, तुम्हारे ऊपर है, पर ये बहुत अच्छा है, बहुत स्कोरिंग। इसको इतने प्यारे तरीके से पढ़ेंगे कि किसी और ने नहीं पढ़ा होगा इसको, अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, 20 मार्क्स इससे आएगा। एक डिजिटल ऑडिट नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, 5 मार्क्स इससे आना फिक्स है, ऐसे ही बोलता है। एक ESG ऑडिट है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ऑडिट, चैप्टर नंबर 18, 5 मार्क्स इससे आना फिक्स है। फिर उसके बाद जो रेसिडुअल चैप्टर बचे उन सबको मिला के 20 मार्क्स का आएगा। आईसीआई बोलता है इन सबको मिला के 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना, इन सबको मिला के 20 मार्क्स का आएगा। अब असली के अंदर आईसीआई ऊपर नीचे कुछ भी गेम कर सकता है इन मार्क्स के अंदर इनमें, पर एक बेस्ड जो है पास्ट ट्रेंड कि जनरली आईसीआई कैसे पूछता है, तो जनरली आईसीआई ग्रुप ऑडिट 5 मार्क्स का पूछता है, बैंक ऑडिट और एनबीएफसी ऑडिट मिला के 5 से 10 मार्क्स,
PSU 5 मार्क्स का, ड्यू डिलीजेंस इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक ऑडिट 5 मार्क्स, इंटरनल 5 मार्क्स। अप्रोक्स जनरली ये वेटेज रहता है ये वाले में। मैंने पास ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ तुमको, ये मैंने बताया अपने हिसाब से। बाकी ये वाला ICAI बता रहा है, जो रेड पे लिखा है वो ICAI ने बताया, ग्रीन वाला मैंने अपने हिसाब से पास्ट ट्रेंड देख के एनालाइज करा। ठीक है, पढ़ना सब कुछ है, टेंशन ना लो। अब ये देखो, सारे ऐसे कंपलसरी है 50 मार्क्स के, पर स्पेसिफिकली ये ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ऐसे इंपॉर्टेंट है, मैं सब पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, तुमको भी सब पढ़ना है, पर एक है कि ये ऐसे कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे UC1 ऐसे 220 ये तुमको मिल जाएगी ना, ये PDF वगैरह तुमको मिल ही जाएगी, तो तुम देख लेना इसमें से, मतलब एक बार लिख के देना तुमको ये कम। और एक ये सीरीज आती है कंपैरेटिवली, यार ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, पर ICAI इससे थोड़े से 5 से 10 मार्क्स की पूछता है। 10 मार्क्स कम नहीं होते, पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे 800 ऐसे ही SRS कंपैरेटिवली मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कवरेज, जो नंबर ऑफ पेजेस वो ज़्यादा है, पर ICAI जो पूछता है केवल 5-10 मार्क्स का ही पूछता है इससे। पर पढ़ना सारा है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, पढ़ेंगे अच्छे से करेंगे। ठीक है, एक तुमको पहले ऑडिट का वो बता दूँ तुमको मैं पहले, हाँ इंडेक्स, ये स्टार्टिंग की बुक्स के पेजेस का, ये देखो इंडेक्स हो गया, ये चैप्टर नंबर 1 to 11 हो गए, ये हो गया 50 मार्क्स के। फिर उसके बाद ये बाकी वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, ये हो गया। मैंने तुमको यहाँ पे ये भी दिया है, ICAI ने जो जितने भी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है, लाइक ऐसे 200, 210, 220, 230, ये ICAI ने कौन से चैप्टर में रखे, लाइक SQC1 चैप्टर नंबर 1 में ICAI के, अपने बुक में भी उसी में है। और ये वाला जो है ऐसे 265 वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, 240 है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। जहाँ पे मैंने CS बेस्ड ओनली लिखा है ना, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे देखा CS, तो ICAI क्या बोलना चाहता है, जैसे चैप्टर ऐसे 200 CS बेस्ड मतलब केस स्टडी बेस्ड ओनली, ICAI ये बोलना चाह रहा है कि हम इससे कभी भी ऐसे 200 से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मतलब वो एक तरह से इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बस कोई बड़ी सी केस स्टडी दी तो उसके अंदर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 200 ऐसे 200 का घुसा के फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे। ICAI ऐसा बोलता है, कटु झूठ बोलता है ICAI भाई, बड़ा ही झूठा है हमारा ICAI भाई। मैंने देखा है ICAI डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इन लोग, जहाँ पे केस स्टडी बेस बोला ICAI ने केवल केस स्टडी बेस में बीच में घुसा के थोड़े पूछेंगे, नहीं भाई मैंने देखा ICAI डायरेक्ट पूछ लेता है उस पर क्वेश्चन। तो ICAI पे भरोसा मत करना, अपन उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो ठीक है ना। ये इस पे ऐसे केस स्टडी बेस वाले भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। इवन ऐसे 200 वगैरह ऐसे बहुत से है जो ICAI की मॉड्यूल में ही नहीं है, क्योंकि ICAI बोलता है केस स्टडी बेस्ड है और तुम सी एंटर में जाके पढ़ चुके हो। ICAI को थोड़ी ना पता है, अपना जो भेजा है वो गजनी से भी थोड़ा गया बीता निकला हुआ, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब वो इसलिए मैंने तो अपनी बुक में रखा है, अपन वापस से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उस पर नहीं डाउट है कुछ। चलो बाकी मैंने तुमको बता दिया, एब्रीविएशन सारे कवर है, जो कि मेन बुक में एब्रीविएशन होंगे वो अपन ने यहाँ पे स्टार्टिंग के पेजेस में दिए हुए वो एब्रीविएशन। एंड देन कहा गया अपना PDF। डन सर, देन फाइनली लेट्स स्टार्ट द ऑडिट जर्नी CA साहब। बस एक चीज ध्यान रखना, ऑडिट के साथ कभी टच नहीं छोड़ना है, मतलब टच नहीं छोड़ना है, मतलब मैंने क्लास पढ़ाया, तुमको सेमली रिवाइज करना है। अपनी कक्षाएं सारी खत्म हो गई, अपनी कक्षाएं सारी समाप्त हो गई, ऑडिट का सिलेबस समाप्त हो गया, तो भी तुमको ये नहीं करना है कि अब ऑडिट से छोड़ दिया, जब तक एंड में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। ऑडिट हमेशा हाथ में रखनी है। तुम चाहे FR की क्लासेस ले रहे हो, SFM की क्लास ले रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, जो तुमको सही लगता है वो उस पर नहीं, जो तुमको लग रहा है जो सब्जेक्ट जिस पर ऑडिट, हर दिन 15 मिनट डिवोट मांगूंगा तुमसे, केवल 15 मिनट मांग रहा हूँ। 15 मिनट में तुम मेरी बुक उठाओ, उसमें से रैंडमली नहीं, मैं एक चैप्टर, आज चैप्टर नंबर 1 15 मिनट में जितना रिवाइज होगा उतना करना है। अगले दिन जो जितना बचा 15 दिन में वो 15 मिनट, केवल 15 मिनट देने। जो भी मैंने टॉपिक याद करवाया तुमको, ट्रिक दी याद करने की, वो याद करना शुरू हो जाओ। और कुछ नहीं, मेरे यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर है, वो तुम देखने लग जाओ, तुमको मिल जाएंगे PW के चैनल पे, ये पे, ठीक है। तो वो करते रहो, बस टच मत छोड़ना, ऑडिट से टच छूटाना, वो फ्लो बिठाना, वो चीज़ वापस याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वो टच नहीं छोड़ना कभी। चलो तुम भी पी लो, इस बोतल में बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं, तुम भी पी लो भाई। पहले मुझे बच्चों ने बोला था सर क्लास के अंदर बोतल के अंदर कुछ रख के पीते हो, ऐसा क्या है इस बोतल के अंदर, आप बार बार पीते हो। हे भाई बताऊंगा नहीं, बहुत बहुत भयंकर चीज़ है। कैसे कैसे तो बच्चे होते हैं। चलो हम्म, चलिए 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 सर, मार्किंग स्कीम वगैरह मैंने बता दी, सिलेबस और बता दिया मैंने। अब सबसे पहले अपन को एक CA इंटर के अंदर किसी भी टीचर से तुमने पढ़ाओ, सब किससे भी पढ़ाओ तुमने, चाहे मेरे से पढ़ाओ या किससे भी,
एक चीज फिक्स होती है, ऑडिट की डेफिनेशन है वो खून में डाल देते हैं यार, ये मैंने भी डाली होगी, तुमने अगर मेरे से पढ़ा है तो वो तो खून में ऐसा फ्लो हो जाता है भाई। रात को कोई ऐसे जगा के उठ के पूछ लो व्हाट इज ऑडिट, तो व्हाट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ पीएसआर फलाना करो, तुम मस्त शुरू हो जाओगे बिल्कुल वो तो। पर अब तो थोड़ा सा समय हो गया है, तो मैं वापस से मुंह उठा के तुमको बता देता हूँ क्या होता है ऑडिट वगैरह, ठीक है। पर मेन चीज, ऑडिट की डेफिनेशन कोई काम की नहीं है इस बार, मतलब है भी नहीं ऑडिट की डेफिनेशन आईसीए के सीए फाइनल मॉड्यूल में भी नहीं है। ये मैं तुमको एक बस एवं ही बता रहा हूँ एक बार कि तुमको ध्यान है, और मैं वापस याद नहीं कराऊंगा तुमको, कि याद करना भी नहीं है, कोई है ही नहीं अपने आईसीए फाइनल के अंदर। पर मैं एक बार तुमको बता रहा हूँ कि क्या पढ़ा था अपन ने ऑडिट के अंदर। भाई ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, याद होगा ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है हमेशा। ये जो है ना, अभी अपन पढ़ेंगे आगे इंडिपेंडेंट क्या होता है क्या। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ऑडिट करे, ऑडिट का केवल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बैलेंस शीट, पी एंड एल, फाइनेंशियल फिगर्स, उन पे ध्यान रखता है। क्या केवल प्रॉफिट और एनजीओ का ऑडिट नहीं होता क्या, एनजीओ जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, नहीं भाई, ऑडिट सबका होता है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे लीगल फॉर्म कुछ भी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे प्रोप्राइटर हो, कुछ भी हो, ऑडिट सबका होगा, मतलब सबका होगा। और वो एग्जामिनेशन क्यों करता है, अपना फाइनल एम होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। फाइनल एम क्या है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अपन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल कोई ओपिनियन देना है कि ये जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट पी&एल बनाया वो बैलेंस शीट पी&एल सही है या नहीं है, वो करना है। तो बहुत ही बेसिक चीज बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही बेसिक चीज पूछता हूं अभी कि भाई साहब देखो, तुम बेसिक्स, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ही वर्ड था सबने, मैं याद नहीं करा डेफिनेशन, कोई सेंस नहीं है, वरना मैं तुमको जो चीज याद कराने टेंशन ना लो, मैं कराऊंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, याद तो मैं भयंकर कराऊंगा, पर सेंस नहीं है इसको वापस याद करने का, ठीक है ना। और वो भी मैं यूँ बता रहा हूँ। तो सर सबसे पहले तो ऑडिट अपन करते क्यों है, वो भाई साहब अपन ऑडिट क्यों करते हैं, वो अपन एक बेसिकली ऐसे 200 के अंदर अपन अंडरस्टैंडिंग लेंगे जो मैं तुमको अभी बता देता हूँ। ऑडिट भाई, एक तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर की वैल्यू तुम जानते हो। अपने देश के भाई और बहनों, अपने देश के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी कहा था एक सीए की साइन की वैल्यू, ये प्रधानमंत्री ज्यादा वो ज्यादा लग रहे हैं ना, वो कौन सा विलन था, नाम भूल गया मैं, ठीक है ना, अब वो तो हो नहीं पा रहा मिमिक्री, पर ठीक है ना। तो वो एक सीए के साइन की वैल्यू तुम्हारे प्रधानमंत्री के साइन से भी ज्यादा होती है। वो मुझे लगता है कुछ ज्यादा भाग दिया था, इतना भी नहीं वैल्यू होती है भाई, पर अब तुम यार डायरेक्ट ही वो कंपेयर कर लो पीएम के साइन से ज्यादा, तुम खुद सोचो ना, थोड़ा तो अपन को थोड़ा थोड़ा तो लेवल पे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब होता है ऐसा, ये तो है भाई बहुत अच्छी खासी, बहुत भयंकर वैल्यू अपने साइन की। अब भाई कोई देखो, तुम रिलायंस है, रिलायंस नाम, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसने जो बैलेंस शीट बनाया, उसने जो पी&एल बनाया, उसके अंदर उसने डाला कि बैलेंस शीट में उसके पास असेट जो है वो 7,000 करोड़ रुपए की, वॉट एवर, मैं यूँ ही फिगर बता रहा हूँ कुछ भी, रेवेन्यू जो है वो 50,000 करोड़ का है, ठीक है ना, कुछ भी। तो उस हिसाब से तुम्हारा दिमाग क्या बना कि अरे यार ये कंपनी तो अच्छी है, तो तुम इसके शेयर परचेस कर लोगे, तो ये बैंक इसको लोन दे देगी, देखो ना, फिर शेयर होल्डर होगा, वो शेयर होल्डर इसके शेयर परचेस कर लेगा, जो बैंकर होगी वो बैंकर इसको लोन दे देगी, जो टैक्स अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इससे टैक्स इस रेवेन्यू के हिसाब से लेगी। अपन सबको क्या लग रहा है कि हाँ इन्होंने जो लिखा है रिलायंस ने वही सब कुछ सही है, पर क्या अपन रिलायंस की बात पे मान रहे हैं, नहीं। इसका जो ऑडिटर है, हूएवर इज द ऑडिटर, रिलायंस का ऑडिटर कौन था, भूल गया यार, मैं लिस्टेड कंपनी तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अरे यार नाम मेरे को, नाम निकल गया दिमाग से, वो मुझे दिमाग आ गई, फर्म दिमाग में आ गया, नाम नहीं आ रहा, कौन था यार, हाँ ठीक है चलो, हाँ क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ऑडिटर का नाम भूल गया मैं उनके, हाँ। तो वो रिलायंस, अब वो जो है ना, लाइक समझ लो सीए पप्पू इसका ऑडिटर, कौन है, सीए पप्पू इसका ऑडिटर है। तो पप्पू, वो अपन ये जो शेयर होल्डर, बैंकर, टैक्स होल्डर, बाकी बहुत से लोग वो रिलायंस पे भरोसा नहीं कर रहे, वो एक तरह से वो पप्पू पे भरोसा कर रहे हैं, उनके ऑडिटर पे, कि उनके ऑडिटर ने यहाँ पे पप्पू नाम का साइन कर कर यहाँ पे स्टैंप मार दी कि भाई पप्पू ने सर्टिफाई कर दिया कि उनकी एसेट 7,000 करोड़ की है और ये सब 50,000 करोड़ का है। तो ये पप्पू ने सर्टिफाई करे, तो एक सीए ने सर्टिफाई करे, तो जनता खुश हो गई कि एक सीए ने बोला है तो सब कुछ सही ही होगा, तो असली में इनका 7,000 करोड़ 50,000 करोड़ का होगा। तो उसी के बेसिस पे लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे, इसको लोन दे रहे, वो सब दे रहे। बाद में पता पड़ा, अगर ऑडिट नहीं कराते और डायरेक्ट बाद में पता पड़ता
कि इसका जो असली में रिवेन्यू है ना 50,000 करोड़ छोड़ो, केवल 5 लाख रुपए भी नहीं है, तो तब क्या शेयर होल्डर्स में इन्वेस्ट करता, कंपनी की बुरी हालत है। तब क्या इसमें बैंकर पैसा देता, इसको लोन देता, तब क्या इसको टैक्स ऑथोरिटी मतलब जो भी टैक्स जो भी बनता वो अलग बनता। तो वो सब जो भरोसा आया वो क्यों आया कि जो इसमें लिखा है वो सब कुछ सही है, एक सीए की साइन। और एक कंपनी डूब जाए तो तुमको पता है इकोनॉमी पे कितना भयंकर इफेक्ट पड़ता है, कंपनी बैंकर वगैरह। तो वो सब कुछ तभी तो आधे बार ऑडिटर की गर्दन पकड़ी जाती है अगर वो ऑडिट सही नहीं करता तो ऑडिटर की भयंकर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सीए की भयंकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसीलिए ऑडिट कंपलसरी होती है। फर्स्ट ही फ्रेज था इसका, इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी। इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी क्यों है? अब तुम सोचो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये देखो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी हो या नहीं, मतलब एनजीओ की ऑडिट भी होती है, चाहे आप बेसिक एमसीक्यू आ जाए कभी तो, एनजीओ की चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, ऑडिट कराना आपके लिए कंपलसरी है। तो प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे सेकेंडरी चीज़ है, ऑडिट कराना कंपलसरी है। चाहे आपकी साइज कितनी भी, आप चाहे बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी, अगर आप पे वो एक्ट एप्लीकेबल है, ऑडिट एप्लीकेबल है, ऑडिट करानी पड़ेगी। लीगल फॉर्म कुछ भी हो, चाहे आप पार्टनरशिप के अंदर हो, चाहे आप प्रोपराइटर के अंदर हो, जो भी हो, आप पे करानी पड़ेगी ऑडिट। और वो एग्जामिनेशन क्यों करना है? फाइनली हमको ओपिनियन देना है। ओपिनियन में हमको बताना है कि आपने जो भी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करा वो सही है या गलत है। ओपिनियन मतलब यही तो होता है कि वो सही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या गलत है, ये अपन को उस पर ओपिनियन देना है। अब उसमें अपन ने फर्स्ट वर्ड पढ़ा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट क्यों होना है? अब मैं वो उस पर था। इंडिपेंडेंट इसलिए होना है भाई कि इंडिपेंडेंट में अगर तुम समझो इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम चले गए अपने पापा की ऑडिट करने। किसकी? पापा की। पापा का बिजनेस है, बच्चा सीए है, ठीक है ना, पापा का बिजनेस है, तुम्हारे पापा का कोई बिजनेस होगा। अब तुम पापा के बिजनेस की ऑडिट करने लगे, पापा पापा क्या एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो? मैं ही आता हूँ, मैं आपकी ऑडिट अपॉइंट कर लेता हूँ। मैंने कहा बेटा सीए भी है, चला जा देख ले। तुमने उठाया, पापा की कंपनी बहुत बड़ी, पापा पे तो इंडियंस लग रहे, वो सब लग रहे, पर पापा पापा लोग होते हैं ना थोड़े राठौड़ी टाइप वाले, मतलब मेरे पापा तो है एटलीस्ट, कि वो उनको है कि बाय खाते वगैरह चलते हैं। मेरे पापा का बिजनेस है, उनका तो कुछ नहीं, वो तो बेसिक से मेंटेन करते हैं, एक सीए को अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें पकड़ा के आ जाते हैं उनका। पर पापा का पता पड़ा कि पापा के बिजनेस पे तो एएस इंडेस ये सब एप्लीकेबल है। पापा जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो तो बस डेबिट क्रेडिट एक नॉर्मल सा होता है, वो करके ख़त्म कर दिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है। अब तुम पापा को बोलेंगे पापा गलत है, मैं तो इस पर साइन ही नहीं कर सकता हूँ, ये तो रिपोर्ट ही गलत है आपकी, मतलब ये तो आपकी बैलेंस शीट पे जो बनाए हुए तो गलत है, आपने अकाउंटिंग ही गलत करी है। ये पापा खींच के चेटा मारेंगे एक उठा के, बाप को गलती सिखाएगा, बाप की गलती निकालेगा। तो हाँ, बाप को सिखाने आया तू, समझ गए तुम क्या होने वाला है? वहां पे तुम्हारे दो आंख से आंसू निकलेंगे। ठीक है पापा, आप कैसे गलत हो सकते हो, मैं अभी साइन कर देता हूँ। ये तुम साइन करके निपटा के आ गए, काम वही खत्म हो गया। तो तुम समझ गए इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट नहीं थे, पापा ने जो बोला वो तुमको करना पड़ा। कोई ऑप्शन था? सर के ऊपर छत चाहिए नहीं चाहिए, पापा ने करके बाहर निकल दिया तो कार रोडों पे घूमते फिरोगे। तो मतलब पापा तुम्हारा डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बेसिक चीज़ है। तो पापा तुम्हारा डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तुम पापा की ऑडिट नहीं कर सकते, तुम इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए ऑडिटर, इसलिए आईसीआईजी और बहुत से लॉ रेगुलेशन बोलते हैं भाई ऑडिटर तो इंडिपेंडेंट रहना, वरना ऐसे पापा जैसा कोई मिल गया चाटा मार के प्यार से काम, या तो ऐसे कर लेगा काम। अब दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे डरा के काम कराया पापा ने, तुम इन्फ्लुएंस हो गए पापा के डिसीजन से। मम्मी का बिजनेस चल रहा था, मम्मी भी अपने घर पे मस्त बिजनेस चलाती थी, मम्मी भी हमारे बिजनेस माइंडेड है। तुम गए, सेम इशू, मम्मी आपका तो बिजनेस गलत है, मतलब सॉरी बिजनेस क्या मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, आप अकाउंटिंग गलत है, वो गलत है। मम्मी के आंख से तो आंसू, यही दिन देखने के लिए तुझे पैदा करा था कि तुम मेरी गलती निकालेगा बड़ा होकर, तूने मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करने से मना कर दिया, अब बैंकर मुझे लोन नहीं देगा, शेयर होल्डर मेरे पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो मैं तुझे पैदा ही नहीं करती। मम्मी की आंखों से बिल्कुल गंगा मैया निकल रही है। और वहाँ पर तुम इमोशनल कि मम्मी को कैसे रुला सकता हूँ, मम्मी आप रो मत, मम्मी आप रो मत, मैं साइन कर देता हूँ, मैं साइन कर देता हूँ, बैंकर आपको लोन दे देगा, कोई नहीं, आप गलत हो तो भी कुछ नहीं, मेरी माँ हो, मैं साइन करूँगा, आपका साथ नहीं दूंगा तो किसका साथ दूंगा? मम्मी खुश। तो एक जगह पापा ने तुमको रुलाया, एक जगह तुमने मम्मी को रुलाया, दोनों कुछ चाहते हो? नहीं चाहते। तो पापा मम्मी या जहाँ पे भी इंडिपेंडेंस इश्यू, जहाँ पे दोस्त वगैरह कि तुम्हारा कहीं पे फैसला इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तुम्हारा जजमेंट, वो ऑडिट्स नहीं करनी होती, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो, ये तुमको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी जहाँ तुमको जो भी ऐप वेब पे, ये तो पूरा मिल जाएगा। अब आ जाओ तुम अपने बुक के स्टार्टिंग के जो पेजेस है ना, अपने बुक के स्टार्टिंग पेजेस, वो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बुक के स्टार्टिंग में देखो, चैप्टर पर नहीं, चैप्टर के पहले इंडेक्स के जस्ट बाद ही देखो ना, एब्रीविएशन दिए होंगे, एब्रीविएशन के जस्ट बाद ही होगा जनरली। ठीक है ना, ये उठा लो, मैं जब तक एक गुट जिंदगी की पी लूँ।
हम्म। चलो, तो अब देखो, तुम इस पे जाओगे तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली कौन कौन सी सर्विसेज दे सकता है। देखो, तुम सीए बन गए तो सीए बनने के बाद क्या क्या काम करोगे, तुम्हारे पास काम देखने पड़ेंगे, तुम्हारे पास क्या क्या काम है। देखो, तुम्हारे दो तरह, तुमने अभी आर्टिकलशिप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम्हारी जो फर्म होती है, तुमने देखा होगा फर्म में क्या क्या काम होता है। एक फर्म जो काम करती है, एक होती है नॉन अश्योरेंस सर्विस, एक होती है एश्योरेंस सर्विस। एक क्या होती है नॉन अश्योरेंस सर्विस, एक होती है एश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है ना। ये अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं ब्रीफ दे रहा हूँ कि जनरली तुमको पता रहे, अब ये जब अपन आगे पढ़ेंगे। एक होती है नॉन अश्योरेंस सर्विस, एक होती है एश्योरेंस सर्विस। नॉन अश्योरेंस सर्विसेज मतलब जो बेसिक सीए क्या क्या काम करता है। एक होता है नॉन अश्योरेंस, आई इनकम टैक्स रिटर्न भरता है लोगों के, जीएसटी रिटर्न भरता है लोगों से, टैक्स कंसल्टेंसी दे देता है। किसी ने बोला सर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दो, उसने ये नहीं बोला ऑडिट करो, बना के दे दो, तो वो सब नॉन अश्योरेंस में आएगा, ठीक है। वो सब नॉन अश्योरेंस के अंदर कि तुम टैक्स रिटर्न भी भर रहे हो, जीएसटी रिटर्न भी भर रहे हो, वो सब नॉन अश्योरेंस। पर यही कोई तुमको बोल दे कि अश्योरेंस देना है, सर आप चेक करके बताओ कि ये सब कुछ सही है या गलत है, आपका ओपिनियन दो, साइन करके दो, इसको ओपिनियन देके साइन करके दो, सर्टिफाई करके दो, तो अब आप किसी को अश्योर कर रहे हो कि ये सब मैंने चेक करा और ये सब सही है, तो वो हो जाती है अश्योरेंस सर्विस। तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट दो तरह की सर्विस देता है। एक नॉन अश्योरेंस, जहाँ पे उसने अश्योरेंस नहीं दिया, तुमने मुझे डायरेक्ट डाटा दिया कि मेरे कैपिटल गेन 5 लाख का हुआ, मेरा बिजनेस के अंदर रेवेन्यू 50 लाख का है, वॉट एवर, आप बस इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, तो मैं कुछ चेक नहीं करूंगा। तुमने जो बोला डाटा, मैंने डायरेक्ट वहाँ पे डाला और भर दिया, क्योंकि उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना आता, तो मैंने उसकी मदद करी है, ठीक है ना। मैंने कुछ अश्योरेंस नहीं दी है। यही अश्योरेंस के अंदर क्या होता है, मैं वो अगर तुम आए हो ऑडिट वगैरह कराने, तो मैं चीज़ें चेक करूंगा, मैं चीज़ें चेक करूंगा कि तुमने जो बोला है वो सब कुछ सही बोला है नहीं बोला है, वो सब चीज़ें चेक करूंगा मैं वहाँ पर। वो मैं किसी को अश्योर करूंगा कि हाँ ये सब कुछ सही है, चेकिंग कर कुरा के, तो वो आ जाएगा अश्योरेंस सर्विस। तो एक होती है नॉन अश्योरेंस सर्विस, एक होती है अश्योरेंस सर्विसेज। तो अब आईसीआई क्या बोलता है कि जो भी आप अश्योरेंस सर्विस दे रहे हो, नॉन अश्योरेंस दे रहे हो, सब पे आईसीआई ने कुछ रूल्स लगा दिए, जिसको अपन बोलते हैं, जो अपन ने पढ़े इस ये इंटर में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो ऑडिट पे लगते हैं। वैसे ही ऑडिट करते हो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, गाइडेंस रूल्स वगैरह, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के अंदर बताया हुआ है ना, कि आईसीआई बोलता है कि एसे 230, आईसीआई क्या बोलता है, जैसे इस ऑडिट करते हुए एसे 230 होता है, कि एसे 230 बोलता है कि ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन रखो, ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन रखो, वो ऐसे 230 बोलता है। तो वो कि अब ऐसे 230 बोल रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन रखो, तो आईसीआई ने अपन को एक गाइडलाइन दे दी ना, वो मैंडेटरी फॉलो करना, वो वाला मैं समझाने के लिए गाइडलाइन वर्ड यूज ले रहा हूँ। तो वो आईसीआई ऐसे बोलता है। तो ऐसे ही कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, नॉन ऑडिट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, वोट एवर, तो आईसीआई ने सबके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स निकाले कि आप ये काम कर रहे हो तो ये स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं एक बार बस बता रहा हूँ कि ऐसा है। अगर आप नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप नॉन अश्योरेंस सर्विस, तो भी आप पे स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस लगेंगे। लाइक कोई चार्टेड अकाउंट, कोई आया रिलायंस का कोई भी नॉर्मल बंदा आया, अब इंडेक्स लग गए, उसको आनी रही इंडेक्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हो, तुम सीईओ हो गया, सर मेरे को बस एक इंडेक्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दो, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ठीक है ना। ये है अपने सब कोर्स में है, ये बाद में आएंगे, ये रहा कंपाइलेशन एंगेजमेंट, लिखा हुआ है बुक में, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ पर आ गया, ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट आ गया। तो तुमको ये बनाते हुए एसआरएस, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, ये रहा एसआरएस, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड, ये फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम अश्योरेंस सर्विस दे रहे हो, तो अपन किसी चीज़ पे अश्योर कर रहे हैं चेक करके कि ये चीज़ सही है या सही नहीं है, तुम ये चेक कर रहे हो। तो अब तुम अश्योरेंस दो चीज़ पे दे सकते हो, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अश्योरेंस दे सकते हो, एक नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी अश्योरेंस दे सकते हो। सर कैसे दे सकते हैं, एक तो तुमको पता है बैलेंस शीट P&L, उसकी चेकिंग करके तुम साइन करके सर्टिफाई कर रहे हो, तो वो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक है कि तुम बैलेंस शीट P&L मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर चेक नहीं कर रहे हो, नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेक कर रहे हो। तो जैसे किसी के इंटरनल कंट्रोल चेक करना, किसी के इंटरनल कंट्रोल चेक करना। तो अश्योरेंस सर्विस दो तरह की होती है, एक तो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, जैसे ऊपर मैंने लिखा है वैसे सब कुछ, ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, जो चीज़ हो चुकी है, तुम ऑडिट करते हो 2023 निकला, फोटो में कुछ भी एग्जांपल लो, कुछ भी ये ले लो, 2023 निकला, तो जैसे मार्च 2023 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन गए ना, मार्च 2023 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, तो ये बिजनेस तो इस साल हो चुका था पूरा बिजनेस। अब तुम ऑडिट इसकी यहाँ पर करोगे, इस जगह पर, मान लो कि लेट से 30 मई को तुमने ऑडिट शुरू करी, ठीक है, तो तुम ऑडिट यहाँ पर शुरू कर रहे हो, तो किसकी ऑडिट कर रहे हो, हिस्टोरिकल डाटा की ऑडिट कर रहे हो, किसकी, हिस्टोरिकल डाटा, जो चीज़ पहले से हो चुकी है। तो अगर तुम हिस्टोरिकल डाटा की ऑडिट करोगे तो एक ये हो गया, एक है कि या तो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं है, जैसे इंटरनल कंट्रोल उसकी ऑडिट कर रहे हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है पर वो नॉन हिस्टोरिकल है, अदर देन हिस्टोरिकल, तो भी ऐसे ही लगेगा। तो या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है पर वो हिस्टोरिकल नहीं है, तो ऐसे ही लगेगा। तो क्या लगेगा? SAE लगेगा, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब सर हिस्टोरिकल के अलावा कैसे होता है? कभी कभार क्या होता है, जब तुम फंडिंग लेते हो किसी से, इन्वेस्टर हो गया, बैंकर हो गया, किसी, तो वो बोलते हैं तुम्हारे फ्यूचर का प्रोजेक्शन क्या होगा, तुम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट रेवेन्यू अर्न करने वाले हो, उसका एक फ्यूचर का बैलेंस शीट P&L बना के दो, तो वो फ्यूचर का है। तो अगर तुम उस पर एश्योरेंस दे रहे हो फ्यूचर वाली चीज़ों पे, तो उस पर ऐसे ही लगेगा। और बाकी जनरल केस में नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है हिस्टोरिकल, उस पर भी 2 केस लगते हैं। या तो तुम उसकी ऑडिट कर रहे हो, जो तुम CA इंटर में पढ़ चुके हो, ऑडिट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग फॉलो करने पड़ेंगे। अब एक और होता है रिव्यू, तुम इसकी रिव्यू भी कर सकते हो। इसका रिव्यू क्या होता है सर, बाद में आएगा सब, पर इतना है वो ऑडिट का छोटा भाई है। ऑडिट में तुम बहुत इन डेप्थ चेकिंग करते हो, रिव्यू के अंदर कंपेरेटिवली कम चेकिंग कर रहे हो, रिव्यू में कंपेरेटिवली कम चेकिंग कर रहे हो, तो रिव्यू के अंदर तुमको स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट लगाना है, SRE। ठीक है, तो ये देखो ब्रीफ देखो एक बार वापस से। CA क्या कर सकता है? एक नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट सर्विस देता है, नॉन एश्योरेंस चीज़ें दे सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करना, टैक्सेशन वगैरह करना, उस पे SRS वो एश्योरेंस दे सकता है। एश्योरेंस के अंदर एक फर्स्ट होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एश्योरेंस जो हिस्टोरिकल हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल हो। एक होता है जो या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है या फिर हिस्टोरिकल नहीं है वो चीज़ पे, तो उस पे लगता है ऐसे ही। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी 2 चीज़ कर सकते हैं अपन हिस्टोरिकल वाले पे, या तो उसका रिव्यू कर सकते हैं या ऑडिट कर सकते हैं। अगर ऑडिट कर रहे हैं तो उस पर ऐसे लगेंगे, अगर रिव्यू कर रहे हैं तो उस पर SRE लगेंगे। ठीक है, ये चार्ट मैंने आपको बुक में बना के दिया हुआ है सुंदर तरीके से, ठीक है ना। चलो, क्या मतलब सर सुंदर नहीं है वो उस पर नहीं जाएंगे अपन, ठीक है, बना के दिया, समझ आ रहा है ना, बस सजना समझना आएगा यहाँ पर, फालतू बातें कर रहे हैं ये चलो, ये सब डिटेल में आएगा, ये सब डिटेल के अंदर है बिल्कुल, मतलब अपने कोर्स में डिटेल में बाद वाले चैप्टर्स में। मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या क्या होगा। एसेस हो गया, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल, SRE हो गया, रिव्यू हिस्टोरिकल, ऐसे ही हो गया अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये वाला। तो ये मैंने बड़े प्यार से समझा दिया तुमको। SRS लगा दिया अपन ने, ये SRS लग गया, ये ठीक है। तो अब ये देखो जितने भी होते हैं ऐसे SRE, SAE, SRS, SA, SRE, SAE, SRS, इन सबको मिला के कहते हैं इंगेजमेंट स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं इन सबको मिला के? इंगेजमेंट स्टैंडर्ड। इसको सबको मिला के कहते हैं इंगेजमेंट स्टैंडर्ड। और इन इंगेजमेंट स्टैंडर्ड पे सब पे लगता है SQC। SQC अपने कोर्स में SQC बने, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो तो बोलता है SQC होता है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कैसे मेंटेन रखनी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी, तो तुम कुछ भी काम कर रहे हो, मतलब ऐसे SRE, ऐसे ऐसे सारे इंगेजमेंट स्टैंडर्ड, इनको बोलेंगे सारे इंगेजमेंट, मतलब कुछ भी काम करते हो आपको क्वालिटी तो रखनी ही रखनी है। इसका ओवरऑल मतलब रहा, कुछ भी काम करते हो आपको क्वालिटी तो रखनी ही रखनी है। तो SQC उन सब पे एप्लीकेबल होता है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। डन। अब सर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, TCWG क्या होता है, इस पर मैं जाऊंगा नहीं, तुमने सब CA में पढ़ाया हुआ है। मैनेजमेंट जो डे टू डे ऑपरेशन संभालता है, डे टू डे का धंधा संभालता है। अब जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, अब ये सब डिपेंड करता है, हर ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि इस इंसान को मैनेजर कहेंगे, जैसे हो सकता है कभी CEO मैनेजर हो सकता है CEO TCWG हो। ये सब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे और उसकी बहुत सी जजमेंटल वाली चीज़ों पे, ठीक है ना। तो ये कभी फिक्स नहीं होती ये सारी चीज़ें। तो अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी के अंदर CEO आएगा, CEO के नीचे CFO आएगा, फिर इनके नीचे या फिर CEO के साथ साथ ही मान लो तुम CFO आएगा। ये सब स्ट्रक्चर हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। CFO के नीचे फाइनेंस मैनेजर आएगा, और इसके नीचे परचेज मैनेजर आएगा, और बहुत से अलग अलग नीचे मैनेजर आएंगे, परचेज मैनेजर आएंगे, सेल्स मैनेजर आएगा, ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है नहीं है। तो इसमें से अपन को आइडेंटिफाई करना है डे टू डे बिजनेस कौन चला रहा है। डे टू डे बिजनेस जनरली कौन चलाता है, जैसे फाइनेंस मैनेजर चला रहा है, परचेज मैनेजर चला रहा है, सेल्स मैनेजर चला रहा है, यूनिट का हेड चला रहा है। तो ये डे टू डे बिजनेस कर रहे, सेल कर रहे, परचेज कर रहे, कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे, डे टू डे एक्टिविटीज संभाल रहे हैं।
तो वो मैनेजर लेवल पे आ गए। और यही जो होते हैं बिल्कुल टॉप लेवल पे जनरली डे टू डे बिजनेस से संभालते हैं, वो बिजनेस की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि अपन को किस फील्ड में आगे जाना चाहिए, अपना विजन क्या होना चाहिए, अपना मिशन क्या होना चाहिए, जो बहुत फ्यूचर ऐसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देते हैं बिजनेस को। क्या देते हैं? स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देते हैं बिजनेस को। जैसे ऑडिट कमेटी हो गया, सीईओ सीएफओ जनरली मैं बता रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जनरली होते हैं। तो ये कैलकुलेट होते हैं जनरली टीसीडब्ल्यूजी में। बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो ये जनरली डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है कि ये डायरेक्टर जाके सेल कर रहा है, डायरेक्टर जाके परचेस कर रहा है, वो सब नहीं। वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन देखते हैं केवल कंपनी के, कि मेनली कंपनी को किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे क्या करना है, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, तो उनको बोलेंगे अपन टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है ना। ये कंपनी के होते हैं माई बाप, कंपनी के पप्पा। क्या होता है? कंपनी के पप्पा। कभी भी अपन बोलेंगे कंपनी के माई बाप और पप्पा कौन है? टीसीडब्ल्यूजी। कभी मैनेजमेंट कुछ काम नहीं करनी, अपन को किससे कंप्लेन करनी है? टीसीडब्ल्यूजी। ऑडिटर बोल रहा है मैनेजमेंट डाटा नहीं दे रहा, तो किससे कंप्लेन करना है? उनके पप्पा। उनके पप्पा कौन है? टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है ना। ये चलो, ये हो गया। फिर मैंने तुमको बताया दिया इंडिपेंडेंस क्या होता है। इंडिपेंडेंस वही कि मेरा जो किसी और की डायरेक्शन, किसी और की विश, कोई और कुछ बोल रहा है, उसकी किसी इच्छा, कोई उसकी इच्छा वो मेरे पे थोप नहीं पाए, किसी और की इच्छा कोई मेरे पे थोप नहीं पाए। मैंने बताया पापा मम्मी उनकी इच्छा मेरे पे थोप रहे थे, तो मैं ओपिनियन सही से नहीं दे पाऊंगा। तो जजमेंट ऑफ ए पर्सन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन, उनकी इच्छा, विश और डायरेक्शन, कि दूसरे पर्सन मेरे पे नहीं अपनी इच्छा थोपें। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट अपने सी एंटर में पढ़ा हुआ भी है, अभी इतना फाइनल के अंदर इतना तो ऐसे नहीं है, पर कि इंडिपेंडेंस माइंड से भी होनी चाहिए, कि हाँ भाई माइंड से मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। साथ में लगना भी चाहिए, अपीयरेंस से भी लगना चाहिए मैं इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। ये बेसिक है। ओपिनियन पे मैं आता हूँ, भी टाइप ऑफ ओपिनियन बताता हूँ मैं तुमको। एफआरएफ क्या होता है सर? एफआरएफ कुछ नहीं, इंडेस और एस जो होते हैं ना, वही एफआरएफ होते हैं। क्या होते हैं? इंडेस और एस, कि मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है, उसके लिए कोई फ्रेमवर्क होगा, इंडेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह, वो होता है एफआरएफ। वो क्या होता है? एफआरएफ। तो वो ये सब लिखा हुआ है, टेंशन लो, कुछ नहीं लिखना तुमको, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिखता जाता हूँ मैं तुमको, ताकि तुमको कभी दिक्कत ना आए, सब लगे तुमको। तो एफआरएफ होता है, ये एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है। कभी मैं एफआरएफ बोलूँ तो मेरे दिमाग में एक बार इंडेस एस मान लेना। इंडेस एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जितने भी तरह के फ्रेमवर्क है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए मदद करते हैं, वो एफआरएफ हो गए। तो अब एफआरएफ दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये अभी पढ़े या बाद में पढ़े तुम? एक होता है अभी चलो ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, क्योंकि बात ऐसे 700 में डिटेल में पढ़ेंगे। फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ये सब लिखा हुआ है, मत लिखना, कुछ मत लिखना। कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब जैसा भी इंडेस, लो रेगुलेशन, शेड्यूल 3 ने जो जो बोला था एग्जैक्ट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये डिस्क्लोजर होने चाहिए, ये एग्जैक्ट जो भी बोला मैंने सब का सब कुछ फॉलो कर लिया। कि उसने बोला ये डिस्क्लोजर देने हैं, उसने बोला इसको ऐसे ऐसे बनाओ, मैंने एग्जैक्ट बात मान के जो जो वो बोलता था मैंने एग्जैक्टली सब कुछ फॉलो करा, मैंने एग्जैक्टली सब कुछ वो फॉलो करा, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। मतलब मैंने लो रेगुलेशन इंडेस वगैरह से बिल्कुल कंप्लाई हूँ, तो वो हो गया कंप्लायंस फ्रेमवर्क। मैंने कुछ भी अलग नहीं करा, जो रेगुलेशन बोलता है एग्जैक्टली फॉलो कर लिया, तो वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क। एक होता है फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, उसमें भी जो जो इंडिया शेड्यूल 3 वगैरह जो भी बोलता था वो सब तो मैंने करा ही करा, पर मुझे लग रहा था इससे फेयर व्यू नहीं आ रहा, अगर इसको फेयर व्यू देना है कि थोड़ा और सही से दिखे, हो सकता है अगर मैंने ये फॉलो करा तो यूज़र को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो इसके लिए मुझे कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर और देने चाहिए। लो रेगुलेशन नहीं बोलता, इंडेस नहीं बोलता, शेड्यूल 3 नहीं बोलता, कंपनीज एक्ट नहीं बोलता, पर फिर भी ऑडिटर को लग रहा है या मैनेजमेंट को लग रहा है कि मुझे कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर और देने चाहिए। माना लो रेगुलेशन नहीं बोलता, पर ये और एडिशनल कुछ देने चाहिए, ताकि यूज़र को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, यूज़र को फेयर दिखे, सब कुछ फेयर चीज़ें उसके दिमाग में आ जाए। तो फेयर रिप्रेजेंटेशन में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर और दे दिया, तब सब कुछ फेयर दिख रहा है, कि ये चीज़ और दे दी, ताकि अब कोई यूज़र को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। या फिर एक रेयरली सर्कमस्टेंसेस में कुछ रिड्यूस कर देगा वो डिस्क्लोजर। मतलब इंडेस बोलता था कि ये वाला डिस्क्लोजर देना कंपलसरी है, पर उसको लगा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट या ऑडिटर को कि अगर ये डिस्क्लोजर मैंने दिया तो कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, कि यूज़र कुछ गलत समझ बैठेगा, बिल्कुल रेयर सर्कमस्टेंसेस में। तो मेरे को इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फेयर व्यू देना है, फेयर व्यू मतलब सब कुछ उसको सही से जो असली में है वही दिखे, कुछ छुपे ना उससे, फेयर व्यू देना है।
तो मुझे ये डिस्क्लोजर नहीं देना चाहिए। माना इंड एस बोलता है वो, पर फिर भी मुझे वो डिस्क्लोजर नहीं देना चाहिए। कुछ ज़्यादा ना तो ज़्यादा दे दिया और कुछ कम करना था तो कम दे दिया। मुझे कुल मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और अच्छा दिखाना, अच्छा बनाना था कि मतलब जितने जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ सब कुछ वो सब सामने वाले यूज़र को समझ आ जाना चाहिए। तो वो होता है फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। दो तरह के होते हैं एफआरएफ, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो जो लो रेगुलेशन कंपनीज वगैरह ने बोला एक्जैक्टली सेम टू सेम फॉलो करके बना लिया। फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में जो इंडेस वगैरह इन्होंने बोला वो तो फॉलो करा, पर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देने थे तो वो भी दिए, कुछ डिस्क्लोजर मुझे कम करने थे तो वो कम भी कर दिए मैंने कि यार इससे फेयर व्यू नहीं मिल रहा, इसको हटा दो, वो भी कर दिया। ठीक है, तो ये फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो गया, कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो गया। कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब कंप्लाई करना सारे रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क से, ठीक है ना, पर उसके अंदर अबाउ एक्नॉलेजमेंट नहीं होते। क्या एक्नॉलेजमेंट नहीं होते? ये दोनों कि फेयर प्रेजेंटेशन और उसको फेयर बनाने के लिए कुछ डिस्क्लोजर मुझे ज़्यादा देने थे बियॉन्ड लॉ एंड रेगुलेशन, वो भी मैंने दिए। या फिर कोई रेयर सर्कमस्टेंसेस के अंदर मुझे डिपार्ट होना था कि मुझे ये जो लॉ रेगुलेशन बोल रहा है उससे थोड़ा डिपार्ट होना था, उससे थोड़ा अलग होना था, तो मैंने वो भी करा, वो फेयर प्रेजेंटेशन। एप्लीकेबल एफआरएफ मतलब जो भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। कोई कंपनी पे इंडेस एप्लीकेबल है, कोई कंपनी पे एएस एप्लीकेबल है, किसी पे कोई अलग लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है, तो जो भी उस कंपनी पे एप्लीकेबल होगा उसको कहेंगे एप्लीकेबल एफआरएफ। वो जनरली या तो लॉ एंड रेगुलेशन बता देता है, लॉ रेगुलेशन बताता है ना कि इस कंपनी का नेटवर्थ अगर 500 करोड़ 100 करोड़ वॉट एवर या लिस्टेड कंपनी है तो इस पे इंडेस लगेगा, तो वो इंडेस इसका एप्लीकेबल एफआरएफ हो गया। किसी पे एएस लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका एप्लीकेबल एफआरएफ हो गया। अगर वो नहीं बताता लॉ रेगुलेशन ऐसा, तो मैनेजमेंट बिल्कुल प्रॉपर्ली डिसाइड करेगी कि इनकी कंपनी में कौन सा अच्छा होना चाहिए, वो एप्लीकेबल देगी। ठीक है, एक होता है मिस स्टेटमेंट, एक होता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सर ये तो सुने हुए लग रहे हैं वर्ड, बड़े ही काम के वर्ड है। अगर केवल सुने हुए लग रहे हैं तो एक वो यू हाथ यू करना, यू करके यू हाथ में 2-4 बूंदे पानी की डालना, उसको कहेंगे चिल्लू भर पानी, उसमें यू डूबने की कोशिश करना। अगर तुमको अभी भी इन दोनों का डिफरेंस अभी नहीं पता, पूरी सी एंटर ऑडिट करके आ गए, डूब जाना उसके अंदर। अगर ऑडिटर को कहीं गलती मिली, कहीं ना कहीं गलती मिल गई कि हाँ भाई ये मिस स्टेटमेंट मिल गई, तो वो क्या ओपिनियन जो देगा, वो क्या ओपिनियन देगा? जनरली ओपिनियन क्या देगा? क्वालिफाइड वगैरह क्या देगा? गलत बताएगा, मतलब गलत देगा कि सब कुछ गलत है या सब कुछ सही, क्या ओपिनियन देगा? मिस स्टेटमेंट मिली, सोचो। हाँ, तो मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि सर वो लिख के देगा कि नहीं कंपनी में गलती है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन। वो पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाओ, उसमें तुम डूब नहीं पाओगे, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाओ, 2-4 बूंदे और डालो, फिर डूबो उसके अंदर, सही से तमीज से डूबो उसके अंदर। भाई पूरी ऑडिट उनमें से एंट्री जासी पड़ी होगी, उन टीचर ने भी पूरा माथा फोड़ा होगा, या मेरे से पड़ी तो मैंने पूरा माथा फोड़ा है। मिस स्टेटमेंट से ऑडिटर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑडिटर को किससे फर्क पड़ता है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट। आई कुछ भेजे में बात समझ में कि उसको मिस स्टेटमेंट नहीं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। मिस स्टेटमेंट मतलब गलती हुई, गलतियां तो बहुत होती है, अब गलती देखनी कि असली में मटेरियल गलती है या नॉन मटेरियल गलती है। इसको डिटेल में वापस पढ़ाऊंगा मैं तुमको, ऐसे 320 ऐसे 450 में, अभी बस तुमको बता रहा हूँ। एक नॉर्मल गलती है, मिस स्टेटमेंट होता क्या है? सब लिखा हुआ है, सब चीजें नोट मत करना, जो करनी होगी मैं बता दूंगा, ठीक है, कुछ नोट नहीं करना, सब लिखा हुआ है। मिस स्टेटमेंट होता है एसीपीडी में डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी, एफआरएफ क्या बोलता है, और तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में असली में क्या करा। एसीपीडी मतलब अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, आ गया, ये रहा अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की अकाउंटिंग इंडेस बोलता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता था कि जो अमाउंट होना चाहिए फेयर वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन होता है, इसका अमाउंट 5 लाख होना चाहिए। तो एफआरएफ क्या बोलता है? कहा गया मेरा चार्ट। अमाउंट, जैसे अमाउंट ले लो, ए अमाउंट बोलता है कि एफआरएफ बोलता है कि कोई भी अमाउंट है वो 5 लाख का होना चाहिए यहाँ पर तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 लाख का लिखा। मतलब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, मान लो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन 5 लाख होनी चाहिए, पर तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करी वो 2 लाख ही दिखा रखी है। वो क्या लिखा रखी है? 2 लाख ही दिखा रखी है। गलती है या नहीं? तो जो एफआरएफ बोलता है वर्सेस जो तुमने असली में करा, सेम ही तो होना चाहिए। जो इंडेस एस बोलता है तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी के हिसाब से तो बनाने चाहिए, पर नहीं, तुमने कुछ अलग बनाया। जो एफआरएफ बोल रहा है उसको तुमने फॉलो नहीं करा, तो ये कहलाएगी गलती। जहां पर भी एफएस वर्सेस एफआरएफ में डिफरेंस आ जाए वो कहलाएगी गलती। चाहे अमाउंट कुछ एफआरएफ इंडेस अलग बोल रहा है, तुमने कुछ और लिखा, चाहे क्लासिफिकेशन
एफआरएफ बोल रहा है कि इसका क्लासिफिकेशन जो है वो रिवेन्यू नेचर का है, तुम उसको करके बैठो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये गलती हो गई। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एफआरएफ बोलता है इसका ऐसा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देना है, तुमने प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर गलत दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो एफआरएफ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी डिफरेंस आया बिटवीन एसीपीडी तो वो गलती हो गई। अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर उसको बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। अगर मैंने अभी जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो ज़्यादा डिटेल में बाद में नहीं समझाऊंगा, जो मैंने अभी डिटेल में समझा दिया है ना, फिर तुम बाद में क्लास बोलोगे सर ये तो समझाया नहीं, इसलिए बोला भाई ये क्लास इंपॉर्टेंट है, स्किप कोई नहीं करेगा। अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, तो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एसीपीडी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन ने करा है वर्सेस जो एफआरएफ के अंदर अपन ऑलरेडी करके बैठे हैं, ठीक है ना। अब गलती चाहे एरर से भी हो सकती है, फ्रॉड से भी। एरर मतलब यार गलती से हो गई, मेरा इंटेंशन नहीं था। एक होता है फ्रॉड कि मेरा इंटेंशन ही फ्रॉड करने का था, मेरा इंटेंशन ही फ्रॉडुलेंट था, तो वो फ्रॉडुलेंट हो गया। वो तो इंटेंशन ही गंदा है, तुम जैसे गंदे लोग, ठीक है। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब जो ऊपर गलती हुई, अब ऑडिटर देखेगा कि असली में वो मटेरियल या इमटेरियल, छोटी मोटी गलती कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझो तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले थे, किसी के शेयर खरीदने वाले थे, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू दे रखा था 50 करोड़ का, कितने का था, 50 करोड़ का रेवेन्यू दे रखा था, ठीक है ना। अब तुम उसमें इन्वेस्ट करने वाले थे, तुमने इन्वेस्ट करा, पर उसमें पता पड़ा अरे कंपनी गलती करती, कंपनी ने गलती करती, कंपनी ने गलती कर दी। इसमें जो 500 रुपए की गलती है इस कंपनी के टर्नओवर में, मतलब कितना रेवेन्यू बचा है इसका, 49 करोड़ 99,99,500, मतलब इसमें से 500 रुपये कम कर लो, 500 करोड़। तो क्या अब तुम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे भी 500 रुपये की गलती है 50 करोड़ में से? ऑफकोर्स करोगे ना यार, कोई फर्क पड़ा नहीं, इमटेरियल था। तो तुम्हारा इकोनॉमिक डिसीजन, तुमने जो डिसीजन लिया था इकोनॉमिक, पैसों को ध्यान में रख के, फर्क पड़ा इससे? नहीं पड़ा। यही मैं बोल दूं कि इस 50 करोड़ में से 20 करोड़ का रेवेन्यू गलत है, असली में कंपनी का रेवेन्यू 30 करोड़ का ही है। अब तुम इन्वेस्ट करोगे? अब सोचोगे अब शायद इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि अब इससे तुम्हारा इकोनॉमिक डिसीजन था, इकोनॉमिक मतलब पैसों को रिलेटेड जो डिसीजन था वो इन्फ्लुएंस कर दिया, इतना बड़ा अमाउंट था वो। तो ये जजमेंटल होता है, जजमेंटल के हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा कुल मिला के अब डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ नहीं हुआ कि अब शायद तुम इसमें इन्वेस्ट ना करो। तो ये जहाँ पर भी कोई भी ऐसी गलती जो इकोनॉमिक डिसीजन हिला दे किसी इंसान का, वो मटेरियल कहलाएगी, तो वो मटेरियल हो गया। प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है तुम्हें मुझे। हाँ ये कराता हूँ, उसके बाद अपन करेंगे, ठीक है। अब देखो रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑडिटर जो होता है क्या वो गारंटी देता है कि, तुम्हें पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या वो कोई गारंटी देता है कि जो भी मैंने चेक करा उसके बाद कोई गलती होगी ही नहीं? क्या वो गारंटी दे रहा है? नहीं देता। यही तो बात है, वो गारंटी नहीं होती ऑडिट। अगर तुमने ऑडिट करी उसके बाद भी कोई गलती निकल सकती है, तुमको ये लिख के देना है, क्योंकि ऑडिट की अपने एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस आ जाती है। तुम ऑडिट कर लो, ऑडिट कितने भी अच्छे से कर लो तो भी कहीं ना कहीं डिफरेंस रहेगा। ऐसे 200 में अपन पढ़ेंगे ये डिटेल में, तुम कितनी भी ऑडिट कर लो, कैसे भी कर लो, पर हमेशा वो जो होती है वो रीजनेबल एश्योरेंस ही होती है, वो कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं हो सकती। मतलब तुम्हारे ऑडिट करने के बाद भी गलती निकलने की चांसेस रह जाएगी, मतलब रह जाएगी, तो उसको कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब इट्स ए हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, इट्स ए हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट ए 100%। इट्स ए हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट ए 100% एश्योरेंस, ठीक है ना। इसी का दूसरा वर्ड होता है परसुएसिव एविडेंस। इसको क्या दूसरा वर्ड होता है? क्या है वर्ड? परसुएसिव एविडेंस, नीचे लिखा है मैंने, टेंशन ना लो। तो ऑडिटर को हमेशा परसुएसिव एविडेंस लेने पड़ते हैं, हमेशा परसुएड करना, इसका दूसरा वर्ड है परसुएड एविडेंस। कि ऑडिटर जो होगा वो एटलीस्ट इतने एविडेंस तो ले कि उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो किसी तरह परसुएड हो जाए, मतलब इन्फ्लुएंस हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ सही है या गलत है। तो ऑडिटर को हमेशा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? परसुएसिव एविडेंस, कि इतने एविडेंस तो ले कि उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ टिक जाए कि हाँ भाई सब सही है या सब गलत है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है वो, हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस। गिल्टी, ऑडिटर ने कई गलती करी, ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया और सब कुछ साइन मार के दे दिया। ऑडिटर ने ऑडिट करी, इधर देखो मेरी तरफ, ऑडिटर ने ऑडिट करी, सब कुछ साइन करके दे दिया कि तुम्हारी कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है। बाद में 1 साल बाद पता पड़ा कि हमारी कंपनी में इन्वेंट्री में गलती थी, ऑडिटर फाइंड आउट नहीं कर पाया। तो क्या अब ऑडिटर का गला पकड़ेंगे, ऑडिटर को फांसी पे चढ़ाएंगे कि भाई तू ऑडिट करके गया, तूने साइन करके सब सही बोल के गया?
असली में गलती निकल गई, क्या ऑडिटर का गला पकड़ेंगे? बेसिक तुमको बस एक चीज देखनी है, अगर ऑडिटर ने जितना नॉर्मल इंसान दिमाग रख सकता था कि नॉर्मल उसने अपने सारे प्रोसेस पूरे करे जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बोलता था, या जो नॉर्मल जनरल नॉलेज से लोग लगाते, नॉर्मल ड्यू डिलीजेंस रख के, बिल्कुल नेग्लिजेंस नहीं करी उसने, जितना ध्यान में रख के अच्छे से स्किलफुली ऑडिट करी, मतलब उसने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाले थे, जितना स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बोलता है, जितना स्किल केयर कोई नॉर्मल इंसान लगाएगा, अगर उसने वो सब फॉलो करा, अगर उसने वो फॉलो करा, तो वो गिल्टी नहीं कहलाएगा, तो वो गिल्टी नहीं कहलाएगा। पर आ जा उसको पता पड़ेगा कि ऑडिटर ने ऐसे कोई स्टैंडर्ड ऑडिटिंग फॉलो नहीं करा, ये तो बेसिक चीज़ थी, चेक करनी ही थी, फिर भी नहीं करी, तो वो बात अलग है। बाकी जनरली अगर उसने बिल्कुल नॉर्मल ड्यू डिलिजेंस रखा, स्किल केयर रखी, ऑडिट करी, तो वो गिल्टी नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन ऑलरेडी होती है, कितनी भी ऑडिट अच्छे से कर लो, सारी गलतियां पकड़ में नहीं आएगी। अब एक होता है साइज, जो अपन बार बार पढ़ेंगे, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, कि जो तुमने सी इंटरव्यू में पढ़ा होगा, ऑडिटर जितने भी एविडेंस लेता है, सेल्स, तुमको सेल्स चेक करनी है तो सेल्स के इनवॉइस सारे लोगे, तुम सब कुछ लोगे, सेल्स के इनवॉइस दे दो, तुम देखोगे जीएसटी क्या रिटर्न देखोगे, क्या जीएसटी के रिटर्न में भी इतना इन्होंने सेल्स डिक्लेयर करी है, ईवे बिल भी देखोगे कि माल असली में गया है तो ईवे बिल लिखा है, इशू करा है नहीं करा है, तो सेल्स चेक कर रहे हो, तो तुम्हें सारे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेने हैं, कुछ भी चेक कर रहे हो, तो इसके दो मतलब है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब हमेशा होता है क्वांटिटी, सफिशिएंट मतलब सब लिखा हुआ है, टेंशन ना लो, सब लिखा हुआ है, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। सफिशिएंट, अरे कहा गया, एंड अप्रोप्रिएट, एंड अप्रोप्रिएट, इधर लिख देता हूँ, तुमको शायद दिखेगा नहीं कॉर्नर में, या पहले सफिशिएंट लिख देते हैं। सफिशिएंट का मतलब होता है हमेशा क्वांटिटी, कि कितने नंबर ऑफ डाटा चाहिए तुमको, कितने ज़्यादा इन्वॉइसेस चाहिए, मतलब कितने ज़्यादा इन्वॉइसेस चाहिए। तुम इन्वॉइस भी ले लोगे बहुत सारे, तो इन्वॉइस ले लिए सेल्स चेक करने के लिए, बहुत सारे ईवे बिल ले लिए, बहुत सारे डेटर से कंफर्मेशन ले लिया, बहुत सारी चीज़ें ले ली, तो जितने नंबर ऑफ ज़्यादा, क्वांटिटी कितनी ज़्यादा होगी एविडेंस की, तो वो सफिशिएंसी देखेगा। एक होता है अप्रोप्रिएटनेस, एक क्या होता है अप्रोप्रिएटनेस, वो बताती है क्वालिटी, कि तुमने चाहे एक ही चीज़ ली पर क्या लिए, तुमने भाई एक ही चीज ली पर भाई क्या लिए भिड़ो, क्या बंदास चीज लिए भाई भिड़ो, क्या बिंदास चीज लिए, तुमने एक ही चीज ली पर क्या भिड़ो, क्या बंदास चीज लिए, क्या बिंदास चीज लिए, तो वो होता है क्वालिटी। वो क्या होता है भाई लोगों, क्वालिटी होता है वो, क्वालिटी। अब जैसे तुमने बहुत सारे सेल्स के इनवॉइस ले लिए, पर सेल्स के इनवॉइस की क्वांटिटी तो ज्यादा है, अब क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत सारे सेल्स के इनवॉइस ले लिए, बहुत सारे सेल्स के इनवॉइस ले लिए। सेल्स के इनवॉइस कैसे बनते हैं, जनरली कंपनी खुद ही तो बनाती है। तुम बोलोगे 5 करोड़ का इनवॉइस मिसिंग है, वो हाथ से एक पन्ना फाड़ेगी, खुद के स्टैम्प लगाएगी, तुमको दे दे ये लो 5 करोड़ का सेल का इनवॉइस, खुद ने ही तो बनाया। अब चाहे क्वांटिटी तो बहुत सारी हो गई, पर कंपनी खुद ही तो सेल्स का इनवॉइस बनाती है, हो सकता है फेक बना के दे दे, तो क्वांटिटी तो बहुत सारा हो गई, पर क्वालिटी थी उसमें नहीं थी। अब यही मेरे को डायरेक्ट सेल्स चेक करने के लिए मैं किसी डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेता, डेटर से एक्सटर्नल, कि भाई भिड़ू, उसका जो डेटर था एक पप्पू नाम का डेटर था, उस पप्पू को मैं भेज देता कंफर्मेशन कि पप्पू भाई क्या इस कंपनी ने आपको इतनी सेल करी है, पप्पू कंफर्म करके दे देता, हाँ भाई इसने इतनी सेल करी है मुझे। भिड़ू देखा तू ना भाई, भिड़ू पप्पू भाई ने कंफर्म करा, मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिल गया। अब अच्छा सा सेटिस्फेक्शन आया नहीं आया दिल में, हाथ रख के बताओ दिल पे, अच्छा सेटिस्फेक्शन आया नहीं आया कि हाँ भाई अब एक्सटर्नल पार्टी ने जब कंफर्म कर दिया तो सेल हुई ही होगी, अच्छी चांसेस है। तो उसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा थी, तो चाहे एक ही एविडेंस था, इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिया, एक ही था, पर क्वालिटी मस्त ही नहीं थी, तो बस वही है सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएट। तो सफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी डिपेंड करती है एक तो कि एविडेंस की क्वालिटी कैसी है, एविडेंस की क्वालिटी कैसी है। अगर एविडेंस की एक ही क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, जैसे मैंने तुमको यह बताया, अगर एविडेंस की इतनी अच्छी क्वालिटी है तो तुमको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत है क्या, नहीं भाई, एक ही क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि एक ही क्वालिटी अगर अच्छी है तो मैं क्वांटिटी कम रख सकता हूँ, तो मैं क्वांटिटी कम रख सकता हूँ, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो बोल रहा है कि क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, कि कितने ज़्यादा एविडेंस लेने हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके एविडेंस की क्वालिटी कैसी है। अगर आपके एविडेंस की क्वालिटी अच्छी है, अगर आपके एविडेंस की क्वालिटी अच्छी है तो आप क्वांटिटी आपकी कम रख सकते हो, भाई जो मिला वो ही बहुत बिंदास जक्कास मिल गया, वही बहुत भिड़ो बहुत भयंकर मिल गया, तो अब कम रख लो, बाकी चीज़ें तो भी चल जाएगा, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है। क्वांटिटी एक तो क्वालिटी पर डिपेंड करती है कि कितनी क्वालिटी अच्छी है, उस हिसाब से क्वांटिटी रखनी है। दूसरा है
रोमम इन द एफएस, रोमम इन एफएस, रोमम क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जहां मुझे लग गया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की गलती, बड़ी गलती, एमएम मतलब जहां मैं मिसस्टेटमेंट बोलूंगा मेरा मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही मतलब है उसका। तो जो मेरे को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती होने की रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, कि मुझे लगता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स का एरिया में गलती होने की रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे पता है गलती होने की रिस्क ज़्यादा है तो फिर तो मुझे एविडेंस बढ़ाने ही पड़ेंगे। जहाँ मुझे पता है कि गलती होने की रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ तो मुझे एविडेंस बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत बेसिक चीज़ें तो वही। और जहाँ मुझे लगता है कि रिस्क कम रिस्की है तो मैं एविडेंस कम कर सकता हूँ। बेसिक चीज़ें, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है सफिशिएंसी। अप्रोप्रिएटनेस, क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी डिपेंड करता है, क्वालिटी डिपेंड करेगा कि आपने कितने रिलायबल सोर्स से एविडेंस लिए और वो कितने रिलेवेंट थे, रिलायबल सोर्स से लिए मतलब कि आपने जो एविडेंस लिया रिलायबल, कितना रिलायबल था। कि ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपने वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इनवॉइस वाला, वो जो इनवॉइस आपने लिया उसकी क्वालिटी कैसी थी, उसकी क्वालिटी तो बहुत गंदी थी, क्योंकि मैनेजमेंट खुद कोई सा भी इनवॉइस बना के मुझे दे सकता है, तो उसकी क्वालिटी गंदी थी, वो रिलायबल कम था। पर यही मैंने जब एक्सटर्नल पार्टी से लिया तो उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है ना, कि एक्सटर्नल पार्टी जनरली झूठ क्यों ही बोलेगी, जनरल चांसेस में नहीं बोलेगी ना वो नॉर्मली, तो उसकी क्वालिटी अच्छी थी नहीं थी। तो मुझे बाहर वाला वो पार्टी थी वो रिलायबल थी नहीं थी जो मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया तो वो ज़्यादा रिलायबल था नहीं था, हाँ भाई वो रिलायबल ज़्यादा था, मतलब क्वालिटी ज़्यादा रहेगी। अगर वो रिलायबल कम होता कि वो रिलेटेड पार्टी होती, उसका जान पहचान वाला ही होता रिश्तेदार जिसको माल बेचा, तो वो झूठ बोल सकता है, तो उसकी रिलायबिलिटी कम होती, तो क्वालिटी भी उस एविडेंस की कम होती। बेसिक, बहुत जनरल नॉलेज वाला। एक रिलेवेंस कि तुम जो काम कर रहे हो, तुमने जो एविडेंस लिया वो असली में रिलेवेंस है भी या नहीं, वो असली में रिलेवेंट है भी या नहीं। बहुत बेसिक एग्जांपल है, तुमको चेक करना है कि कंपनी ने जो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो जो क्रेडिटर रिकॉर्ड करे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो जो क्रेडिटर रिकॉर्ड करे वो 100% रिकॉर्ड करे या नहीं करे। तुम क्या चेक करना चाह रहे हो, क्रेडिटर का कंप्लीटनेस, तुम चेक करने बाद चाह रहे हो क्रेडिटर का कंप्लीटनेस, कि क्रेडिटर जो जो भी रिकॉर्ड करे है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो कंप्लीट है या नहीं। मतलब बुक्स के अंदर 4 क्रेडिटर रिकॉर्ड हुए हैं, अज्यूम करो बुक्स के अंदर ए बी सी डी। अब तुम देखना चाह रहे हो कि इन ए बी सी डी के अलावा और कोई क्रेडिटर एग्जिस्ट तो नहीं करता, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम एविडेंस के लिए पता है क्या कर रहे हो, तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स चला रहे हो और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ही ए के इनवॉइस चेक कर रहे हो, बी के इनवॉइस चेक कर रहे हो, सी के इनवॉइस चेक कर रहे हो, डी के इनवॉइस चेक कर रहे हो क्रेडिट। क्या ये सही अप्रोच है, तुमने इससे एविडेंस ले लिए, तुमने ए से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले ली, बी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले ली, क्या ये सही अप्रोच है? नहीं भाई, तुम चेक करना चाह रहे हो कि ए बी सी डी के साथ कोई ई वाला बंदा तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तुम ये चेक करना चाह रहे हो। तुम ए को कितना ही डिटेल में चेक कर लो, बी को कितना ही डिटेल में चेक कर लो, इसके परचेज इनवॉइस चेक कर लो, इससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग लो, इससे ई वाले बंदे के बारे में कैसे पता पड़ेगा? तो तुम जो काम कर रहे हो वो रिलेवेंट है क्या? तुम जो एविडेंस यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हो वो रिलेवेंट है क्या? रिलेवेंट ही नहीं हो, तुम इररिलेवेंट काम कर रहे हो, तुम्हारा इस एम कुछ और है, तुम कर कुछ और रहे हो, रिलेवेंट चीज़ें नहीं है। तो ई, अगर तुमको ई ढूंढना है कि कोई ई नाम का क्रेडिटर भी एग्जिस्ट करता है या कोई भी एक क्रेडिटर दूसरे, तो तुमको पता है रिलेवेंस कैसे होगी, तुम चेक कर सकते हो कंपनी का बैंक स्टेटमेंट फ्यूचर का। जैसे मार्च की ऑडिट कर रहे हो तो अप्रैल मई का बैंक स्टेटमेंट देख लो, तो तुमने देखा वहां पर एक डेबिट ट्रांजेक्शन आ रही थी 5 लाख की, 5 लाख की डेबिट ट्रांजेक्शन। तो तुम पूछोगे, डेबिट मतलब बैंक का डेबिट मतलब पैसा पे करा है अपन ने, तो पैसा पे करा है अपन ने, तो तुम कंपनी से पूछोगे सर आपने 5 लाख का पैसा किसको पे करा? बोलेगा अरे अरे ये क्या हमारा एक क्रेडिटर था ई नाम का, उसको पे करा। तो ये बोलेगा अबे उसको एक चाटा खींच के मार के ना, मैं इतनी मुश्किल से मेहनत से ढूंढ रहा हूँ, जब तेरा ई नाम का क्रेडिटर था तो तूने इधर रिकॉर्ड क्यों नहीं करा? अरे सर सर सॉरी सॉरी सर हम तो भूल गए सर, सॉरी सर हमारा ऐसे इंटेंशन है, सॉरी सर सॉरी सॉरी सर सॉरी सर। तो इससे पता पड़ा ना तुमको, तो अब तुमने जो अभी जो काम करा, अभी जो एविडेंस लिए वो रिलेवेंट है या नहीं? वो रिलेवेंट है, वो जो तुमने अभी काम करा वो रिलेवेंट वो वाला है, ठीक है। तो ये तुमको रिलेवेंट, जो एविडेंस तुम रिलेवेंट काम करके ले रहे हो, मतलब रिलेवेंट एविडेंस कितना रिलेवेंट है तुम्हारे लिए, उससे भी क्वालिटी डिपेंड करेगी, उससे भी क्वालिटी डिपेंड करेगी, ठीक है सर। तो जैसे मैंने लिखा हुआ इधर
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेने हमेशा सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। इधर देखो, तो मेरे को देख के बताओ ना भाई। सर देखो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होता है, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी होता है, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी होता है, और एक और सर अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, बताओ मुझे, बताओ भाई। क्वालिटी होता है। तो सर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है सर, क्वांटिटी डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक तो क्वालिटी कैसी एविडेंस की, दूसरा एफएस में गलती कितनी है, रिस्क ऑफ मटेरियल। सर एक आपने वो भी बताया था क्वालिटी, क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है, क्वालिटी डिपेंड करती है कि कितने रिलायबल सोर्स से एविडेंस आया। हाँ सर बताया था। एक दूसरा मैंने ये भी बताया था सर कि आप रिलेवेंट काम कितना कर रहे हो, नॉन रिलेवेंट कितना कर रहे हो, मतलब रिलेवेंस कितना है उस एविडेंस का, उस पर भी क्वालिटी डिपेंड कर, बताया था। हाँ सर बताया था। इतना याद है तुमको, ठीक है 10 मिनट में वापस पूछूंगा, फिर भूल गए ना कूटूंगा तुमको। हाँ, एविडेंस हमेशा परसुएसिव होना चाहिए, एविडेंस हमेशा परसुएसिव होना चाहिए। अब तुमको दो चीज़ और बताता हूँ मैं। हाँ ये सब बना हुआ है चार्ट, जो मैं बनाऊंगा ना वो तुमको अभी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बता दूंगा कब कुछ बनाने की जरूरत हुई है, मैं तुमको बता दूंगा, टेंशन ना लेना, है ना। ये सब चार्टों का बने हुए, बाकी मैं तुमको समझाने के लिए एक बार खुद से बना देता हूँ, पर तुमको मैंने बना के दिए भाई, बड़ी मेहनत से बुक बनाई है, ऐसे नहीं बनाई है मैंने तुम्हारी, है ना। ये देखो, जब भी अपन ऑडिट करते हैं ना, तो हमने एक सी एंटर में पढ़े हुए ऑडिट के प्रोसीजर होते हैं कुछ, ऑडिटर के कुछ ऑडिट के प्रोसीजर होते हैं, ऑडिट के कुछ प्रोसीजर होते हैं। तो वो ऑडिट के प्रोसीजर, वो जो ऑडिट के प्रोसीजर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है रैप, उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एक होता है फैप, उसको बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फिर फैप के अंदर आते हैं सॉरी, फिर फैप के अंदर आता है अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक आता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। फिर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के बाद आता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और एक आता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये याद है तुमको, पता होगा, सी एंटर में पढ़ा हुआ है। सर पढ़ा तो है, धुंधला धुंधला याद आ रहा है, शायद होता ही होगा अगर आप बोल रहे हो तो ऐसा कुछ। अरे हाँ भाई नालायक को होता है ये भाई, क्या करे तुम्हारा। समझो, ऑडिटर जब अपने प्रोसीजर करेगा, ऑडिट करेगा, तो सबसे पहले उसकी पहला काम होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। मैं ऐसे 315 में वापस नहीं पढ़ाऊंगा, अभी बता रहा हूँ तुमको ये चीज़, बाकी डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे हर एक ऐसे इसमें, पर ये ओवरव्यू अभी बता रहा हूँ। एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कि रिस्क को ढूंढना, कहाँ कहाँ पर रिस्क हो सकती है, कहाँ कहाँ पर रिस्क हो सकती है, उस रिस्क को ढूंढना कहलाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो ऑडिटर सबसे पहले रिस्क ढूंढेगा कि हाँ भाई इसका रेवेन्यू इस एरिया वालों को थोड़ा कम स्ट्रांग लग रहा है, मतलब इसमें थोड़ी गलती होने की चांसेस ज़्यादा, इंटरनल कंट्रोल कमजोर है, तो वो रिस्क को असेस कर रहा है, रिस्क को असेस कर रहा है, मतलब रिस्क ढूंढ रहा है, रिस्क कहाँ कहाँ हो सकती है, तो उसको कहते हैं रिस्क ढूंढने को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। उसने रिस्क को ढूंढी, फिर रिस्क ढूंढने के बाद उसको पता पड़ गया रेवेन्यू एरिया कमजोर है जैसे, तो अब वो उस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, उस एरिया पे रिस्पॉन्ड देगा, मतलब उसको पता पड़ गया कि पहले उसने रिस्क ढूंढी, अब ढूंढने के बाद पता पड़ गया कहीं गलती हो सकती है, तो उस गलती पे रिस्पॉन्ड करेगा ना वो, या तो पूरा एग्जैक्ट ढूंढेगा गलती क्या है, फिर उस पर रिस्पॉन्ड करेगा ना, तो उसको बोलेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एक बार पहले उसने रिस्क ढूंढी कि रिस्क कहाँ कहाँ हो सकती है, उसने असेस करी, फिर वो असेस करने के बाद उसने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाया कि अब गलती अगर है तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, वो होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर दो होते हैं, या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा कि वो कंट्रोल की टेस्टिंग कर लेगा, कंट्रोल की टेस्टिंग कर लेगा। कैसे करेगा, कंट्रोल्स मतलब कुछ नहीं, कंपनी ने कंट्रोल लगाए हुए कि कंपनी हर महीने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएगी, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएगी, या फिर हर महीने कंपनी फिजिकली असेट वेरीफाई करेगी, हर कंपनी फिजिकली असेट वेरीफाई करेगी। तो वो क्या करेगा, वो हर हर इनका कंपनी का इंटरनल कंट्रोल था ये करना कि हर मंथ हम फिजिकली एसेट वेरीफाई करेंगे। तो अगर आप हर महीने फिजिकली एसेट वेरीफाई कर रहे हो, तो मैनेजमेंट खुद को एक सर्टिफिकेट इशू कर रही होगी ना कि हाँ भाई हमने इस डेट पे वेरीफाई करे और सब कुछ सही निकला, मैनेजमेंट खुद से एक सर्टिफिकेट बनाती है इंटरनली। तो हम वो जाके चेक करेंगे कि 12 के 12 महीने का सर्टिफिकेट दिखा, 12 के 12 महीने का सर्टिफिकेट दिखा कि तूने फिजिकल एसेट वेरीफाई करे नहीं करे। अगर उसने दे दिए 12 के 12 महीने, मतलब हाँ भाई कंट्रोल सही है, मतलब वो कंट्रोल सही है, वो वेरीफाई मतलब उसने कर लिया, कंट्रोल कर लिया कि हाँ भाई कंट्रोल सही है,
ऑपरेट सही से कर रहे हैं, मतलब ऑपरेट सही से कर रहे हैं, असली में जो कंट्रोल में बोला है वो कंपनी फॉलो कर रही है, मतलब वो हर महीने असेट वेरीफाई कर रही है, तो असेट में रिस्क होने की चांसेस कम है, असेट में भी रिस्क होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो एक वो कंट्रोल चेक कर लेगा। दूसरा ऑप्शन होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर, उसमें एक होता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेसर, इसका मतलब सब्सटेंटिव, ये है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर, यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसेसर। तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। रैप आता है ऐसे 315 के अंदर, तो फैब के अंदर टीओसी भी आता है ऐसे 330 में, और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेसर भी आता है ऐसे 330 के अंदर, ये तो फिर टीओडी 330 में ही आएगा। पर जो एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर का जो मेन पूरा डिटेल पोर्शन है ना, वो डिटेल पोर्शन आता है ऐसे 520 के अंदर, ऐसे 520 के अंदर, ये अपन ऐसे 520 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पर एनालिटिकल प्रोसेसर में वो पता है क्या करता है, एक तो देखो टीओडी के अंदर पता है वो क्या करेगा, टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर अगर आपको सेल्स वेरीफाई करनी है, आपकी बुक में सेल्स रिकॉर्ड है 50,000 रुपये की फॉर एग्जाम्पल, तो 50,000 में से सैंपल निकालिए 30,000 के या जो भी, अब वो 30 के 30,000 के इन्वॉइसेस देखेगा, इन्वॉइसेस मैच करेगा, ई वे बिल देखेगा, जीएसटी के रिटर्न देखेगा, मतलब वो डिटेल में चेक कर रहा है एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है कि असली में जो 30,000 इनमें लिखी है, 30,000 के आपके पास सेल्स के इन्वॉइस है, 30,000 के आपका ई वे बिल है, 30,000 के आपके पास गुड्स की ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट नोट है, जीएसटी रिटर्न है, वो सब चेक करेगा। तो उसने एक एक इन्वॉइसिंग मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन जो तुम करते हो, तो जनरली ये क्या होता है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, तो वो वाउचिंग वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, पर जो एनालिटिकल प्रोसेसर है उसमें वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं करता एक एक, वो क्या करेगा, बहुत बेसिक कंपेरिजन कर लेगा कि तुमने तुम्हारे पास्ट ट्रेंड को एनालाइज कर लिया उसने, पास्ट ट्रेंड को, कि पिछले साल कंपनी की सेल 45,000 थी, उसके जस्ट पहले 40,000 थी, इसके बाद अभी 50,000 हो गई, तो हाँ ठीक है, ट्रेंड ठीक ठाक चल रहा है, 5,000 बढ़ रहा है, लगभग 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 ठीक है। ठीक है, तो मतलब उसको एक बेसिक सा सेटिस्फेक्शन आ गया कि लगभग इतनी ही होनी चाहिए सेल। या फिर होटल इंडस्ट्री, अगर होटल इंडस्ट्री है तो होटल इंडस्ट्री में पता है वो क्या कर लेगा, बेसिक है। या फिर टीचिंग देख लेता हूँ मैं, टीचिंग इंडस्ट्री बेसिक देख लेता हूँ, टीचिंग इंडस्ट्री की ऑडिट कर रहा है ऑडिटर, तो वो देख लेगा कि जनरली इस बंदे के पास 1,000 स्टूडेंट आते हैं हर साल, 1,000 स्टूडेंट से ये बंदा 1,000 रुपये की फीस लेता है, तो लगभग लगभग रिवेन्यू इसका 10 लाख होना चाहिए, लगभग लगभग। उसने एक आइडिया लगाया एस्टीमेट, उसने कहीं मेरे डॉक्यूमेंट चेक नहीं करे, फीस की रिसिप्ट चेक नहीं करी, स्टूडेंट का रजिस्टर चेक नहीं करा, कुछ नहीं करा, उसने बस एक बेसिक आइडिया लगाया, एक बेसिक एस्टिमेशन लगाने के लिए। तो अगर मेरा रिवेन्यू 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 8-9 लाख, मतलब लगभग इसी रेंज में, तो उसको एक बेसिक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल गया ना कि हाँ भाई लगभग सही है इसका रिवेन्यू। और यही इसने 10 लाख लगाया, मैंने रिवेन्यू असली में आ रहा है पीएनएल में 50 लाख का, तो अब उसको कहीं ना कहीं दिक्कत लगेगी ना, अब वो डिटेल में चेकिंग में जाएगा, अब वो टीओडी वगैरह के अंदर भी जाएगा। तो ये हो गया इसके सारे ऑडिट प्रोसेसर। अगर मुझे कहीं ना कहीं पता पड़ गया कि कंपनी के कंट्रोल अच्छे हैं, तुम बताओ, कहीं ना कहीं मुझे कंपनी के टीओसी से पता पड़ गया कि कहीं ना कहीं कंपनी के कंट्रोल अच्छे हैं, तो क्या मैं सब्सटेंटिव प्रोसेसर ज़्यादा लगाऊंगा या कम लगाऊंगा, सोचो बताओ बताओ। मुझे पता पड़ गया कंपनी के कंट्रोल अच्छे, कंपनी के कंट्रोल अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, कंपनी खुद अपनी फाइनेंशियल असेट वगैरह सबका ध्यान रख रही है, तो क्या मुझे चेकिंग ज़्यादा करनी है सब्सटेंटिव में या कम करनी है, बेसिक सा है ना, कम करनी है। यही मुझे पता पड़ गया कि कंपनी के कंट्रोल खराब है, कंपनी के कंट्रोल खराब है, तो मैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेसर और ज़्यादा लगाऊंगा, बेसिक से। ठीक है, तो ऑडिट प्रोसेसर में सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर, रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर होता है एक फर्दर ऑडिट प्रोसेसर। रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर ऐसे 315, मतलब अपन को रिस्क को असेस करना है, कहाँ पर रिस्क हो सकती है। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेसर के अंदर भी दो होते हैं, एक होता है टीओसी जहाँ पे मैं कंट्रोल टेस्ट करता हूँ, एक होता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेसर। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेसर के अंदर दो होते हैं, एक होता है टीओडी जिसमें वाउचिंग वेरिफिकेशन करेगा ऑडिटर, एक होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर जहाँ पे वो बेसिक एस्टिमेशन, बेसिक से ट्रेंड फ्लक्चुएशन वगैरह ये सब एस्टिमेट करता है। ठीक है, तो ये ऑडिट प्रोसेसर जनरली होते हैं, सब लिखा हुआ है मैंने, आप टेंशन ले मत भाइयों, ये देखो सब लिखा है, तुम्हारे चार्ट भी प्रॉपर बना हुआ है और इसके बारे में डिटेल भी लिखी है, तुम टेंशन मत लो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तुम एक ही चीज़ बच गया अपना, इसको थोड़ा ऊपर से ले लूंगा मैं क्योंकि ये तुमको आता भी है, और ऐसे 700 बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। क्या सर, ऑडिटर किस किस प्रकार के ओपिनियन देता है, ओपिनियन भूल गए, ओपिनियन क्या होता है भी भूल गए भाई, क्या करूँ, तुम्हारा वही सेम 3-4 बूंद डालना अंदर पानी के अंदर और उसमें डूबने की कोशिश करना, थोड़ा कोशिश करो चुल्लू भर पानी में डूबने की, यार क्या करे तुम्हारा। तुमने पढ़ा होगा अगर ऑडिटर पूरा ऑडिट कर रहा है तो उसका फाइनल एम क्या है, उसको फाइनल एम यही तो देना है कि जो उसने चेक करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट
सब कुछ फाइनली सही है या गलत है। उसका मेन एम यही तो चेक करना है कि सब कुछ सही है या गलत है। अगर सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही है तो वो इशू करता है अनमोडिफाइड ओपिनियन। वो क्या इशू करता है? अनमोडिफाइड ओपिनियन कि हाँ भाई सब कुछ सही है। तो ऐसे 700 डील करता है कि सब कुछ सही है। सब कुछ सही होना मतलब मिस स्टेटमेंट ना होना। चार्ट दूंगा जिसने हाँ का नाम मिस स्टेटमेंट ना होना, मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना होना। वही तो भाई, मैं कितना बोलूं तुम्हारा मतलब कुछ नहीं हो सकता। मिस स्टेटमेंट तो है, उसमें अब देखना है कि मटेरियल है या नहीं। अगर मिस स्टेटमेंट है पर मटेरियल नहीं है, अगर मिस स्टेटमेंट है पर मटेरियल नहीं है तो क्या इशू करूंगा? मैं क्वालिफाई कर दूंगा? नहीं भाई, वो मटेरियल नहीं है तो भी अनमोडिफाइड ही जाएगा। सब कुछ सही है मतलब सब कुछ सही है ये मानूंगा मैं। तो मिस स्टेटमेंट नहीं है मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन। अब यही मुझे लग गया कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट या तो एग्जिस्ट करती है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है तो ये देखो, मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है तो 3 प्रकार के, एक तो है मतलब 2 प्रकार के होंगे ऐसे मैं बताता हूँ चलो। क्वालिफाइड में एक होता है एडवर्स, एक होता है एडवर्स, नहीं क्वालिफाइड से शुरू करते हैं ना, मॉडिफाइड में मतलब मॉडिफाइड में पहले यहाँ से शुरू करते हैं ना। एक होता है क्वालिफाइड, मॉडिफाइड में एक होता है क्वालिफाइड, एक होता है एडवर्स और एक होता है डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है प्लस वो परवेसिव नहीं है, नॉन परवेसिव। ये परवेसिव वगैरह मैं डिटेल में बाद में समझा दूंगा, पर परवेसिव नहीं है इसका मतलब कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, केवल एक छोटे मोटे आइटम में ही, केवल एक छोटे मोटे आइटम में ही है। मतलब या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेजर पोर्शन ही गलत हो, ये मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगा ऐसे 700 में, अभी इतना मत जाओ। गलती तो है पर गलती पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है। केवल मान लो कि बैलेंस शीट 500 करोड़ की है, क्या मानो बैलेंस शीट 500 करोड़ की बैलेंस शीट है, उसमें से केवल एक 10 करोड़ की इन्वेंट्री खराब है। मटेरियल तो है 10 करोड़ की इन्वेंट्री, पर 500 करोड़ की बैलेंस शीट में 10 करोड़ केवल इन्वेंट्री खराब है। मतलब 490 करोड़ तो सही है ना, 10 करोड़ खराब है पर 490 करोड़ तो सही है ना। मतलब बैलेंस शीट का मेजर पोर्शन तो सही है ना, पूरे बैलेंस शीट को थोड़ा ना इम्पैक्ट कर रहा है ये 10 करोड़। 10 करोड़ खराब है केवल, तो मटेरियल स्टेटमेंट है, मैं क्वालिफाई करूंगा, पर वो परवेसिव नहीं, पर वो परवेसिव नहीं मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब नहीं है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेजर पोर्शन खराब नहीं है तो क्वालिफाई। यही गलती एग्जिस्ट करती है मटेरियल स्टेटमेंट, प्लस वो परवेसिव है, प्लस वो परवेसिव है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 500 करोड़ का था, इन्वेंट्री भी खराब है 10 करोड़ की, 200 करोड़ का उसका जो लोन दे रखे थे लोगों को वो भी खराब है, बैंक बैलेंस में बैलेंस भी गलत दे रखा है 100 करोड़ का। मतलब 500 करोड़ में से तुम मान लो लगभग 450 करोड़ खराब है, 500 करोड़ में लगभग 450 करोड़ खराब है। मतलब बैलेंस शीट का मेजर पोर्शन खराब है या फिर बैलेंस शीट पूरी खराब है, तो उस केस में मतलब बैलेंस शीट पे पूरा परवेसिव इफेक्ट पड़ रहा है, परवेसिव। तो उस केस में एडवर्स ओपिनियन। डिस्क्लेमर में मैं कोई ओपिनियन दूंगा ही नहीं। डिस्क्लेमर का मतलब होता है कि मेरे को एविडेंस मिले ही नहीं, मेरे को एविडेंस मिले ही नहीं जिससे मैं पता कर पाऊँ, मेरे को एविडेंस मिले ही नहीं जिससे मैं पता कर पाऊँ कि इसमें मिसस्टेटमेंट है या नहीं। मेरे को एविडेंस मिले ही नहीं जिससे मैं पता कर पाऊँ कि इसमें मिसस्टेटमेंट है या नहीं, तो मैं डिस्क्लेम कर दूंगा। मतलब मेरे को नो एविडेंस, मैं कोई ओपिनियन दे ही नहीं रहा, नो एविडेंस को एविडेंस मिले ही नहीं, प्लस परवेसिव, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड प्लस परवेसिव। मेरे को एविडेंस नहीं मिले, कैसे? मैनेजमेंट ने मना कर दिया तेरे को मैं ये नहीं करने दूंगा, मैनेजमेंट ने मना कर दिया मैं तेरे को ये वाले डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, या मैनेजमेंट ने मना नहीं करा, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे बाढ़ आ गई, वहाँ पे कंपनी के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड डूब गए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड खत्म हो गए, तो तुम चेक कैसे करोगे? तुम चेक कैसे करोगे? एविडेंस नहीं मिला तो तुम चेकिंग कैसे करोगे? प्लस परवेसिव इफेक्ट है, सारे डॉक्यूमेंट खत्म हो गए, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट खत्म हो गए, तो मैं पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं कर सकता या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेजर पोर्शन चेक नहीं कर सकता, तो मुझे एविडेंस नहीं मिला और परवेसिव इफेक्ट है, तो डिस्क्लेमर। तो सर अगर एविडेंस नहीं मिला और उसका दूसरा हो कि अगर नॉन परवेसिव हो, अगर एविडेंस नहीं मिला मतलब नो एविडेंस प्लस नॉन परवेसिव हो तो उसका क्या होगा? तो नो एविडेंस प्लस नॉन परवेसिव का क्वालिफाइड ओपिनियन ही होगा। मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन 2 केस में होगा, गलती है प्लस नॉन परवेसिव क्वालिफाइड ओपिनियन, एविडेंस नहीं मिला प्लस नॉन परवेसिव, मतलब दोनों नॉन परवेसिव केस के अंदर क्वालिफाइड जाएगा। नॉन परवेसिव केस आया मतलब क्वालिफाइड आ जाएगा। ठीक है, अब इसका बेसिक सा चार्ट देख लो तुम, सब कुछ समराइज करा तुम्हारे लिए भाई, तुम्हारे भाई ने प्यार से। मटेरियल स्टेटमेंट है परवेसिव है एडवर्स, मटेरियल स्टेटमेंट है परवेसिव नहीं है
क्वालिफाइड। साई नहीं मिला, साई नहीं मिला और वो परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। साई नहीं मिला और परवेसिव नहीं है तो मैंने बोला था क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड दो केस में आ रहा है, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और जो परवेसिव नहीं है। एक एविडेंस नहीं मिला और परवेसिव नहीं है, तो ये दो केस के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन आ रहा है। समझे बबुआ? क्यों भाई रज्जा रज्जा, मेरा रज्जा समझ गए? तो ये अपना एक बेसिक टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई। शायद थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई, मैं भी इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, थोड़ा लंबा हो गया, पर ये तुम्हारे बेसिक अंडरस्टैंड डालने के लिए मेरे को कंपलसरी था। ठीक है ना, आज मैंने कोई ऐसा कुछ भारी चीज़ डिस्कस नहीं करी, कोई चैप्टर शुरू नहीं कर दिया, पर ये बहुत कंपलसरी था बेसिक वर्ड एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने के लिए। वरना लोगों को एंड तक पता ही नहीं पड़ता मटेरियल क्या होता है, नॉन मटेरियल क्या होता है, असली में क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो मुझे तुम्हारा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सीएंटर वगैरह के सबके ये मुझे क्लास थोड़ी सी खींचनी पड़ी। तो आई होप अच्छा लगा होगा सब कुछ। अब अपन कल से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 अपन क्वालिटी कंट्रोल वाला कल से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। जो भी आज पढ़ा है ना चुपचाप जाके 15 मिनट पढ़ लेना घर पे। 15 मिनट 10 मिनट लगेंगे, मैंने जितना समझाया तुमको सब दिमाग में, तुमको रीड मारना है 1 सेकंड में, ठीक है? सबको हो जाएगा, करके आना भाई, वरना करके क्लास में देखना, दिखने नहीं चाहिए तुम जो कल की क्लास में, वैसे भी नहीं दिखोगे वर्चुअल है, पर ठीक है पढ़ तो सकता हूँ नाम वगैरह तुम्हारे। हाँ चलो टाटा बाय बाय सी।